जय जवाहर साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ की प्रचलित और बहुप्रतीक्षित संपूर्ण वीडियो सीरीज के अंतर्गत एक और वीडियो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण जनजाति परिदृश्य आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आगामी 2 घंटे में जनजाति के संबंध में संपूर्ण और संशोधित जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। इसके पहले भी संपूर्ण वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत मैंने छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज नगरीय निकाय और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास, ये वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल वाला वीडियो अभी तक एजुकेशन कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक व्यू वाला वीडियो बन चुका है, जो आपके प्यार और सराहना की देन है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को भी उसी तरीके से प्यार और सराहना दीजिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा रिवीजन के लिए। यहाँ लिखा है सीजीपीएससी 2022, मतलब आगामी जज परीक्षा जो है वो प्रीलिम्स 2022 की है। उसके अलावा चाहे वो मेंस हो या आगामी वर्ष की कोई भी सीजीपीएससी परीक्षा हो या व्यापम की परीक्षा हो, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति परिदृश्य संपूर्ण। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में, पूरे क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, कंटेंट को ध्यान में रखते हुए हम पेड कोर्स भी चलाते हैं ऑनलाइन, जो है सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज। न्यू सीरीज लॉन्च हो रहा है, ये 1 मार्च से शुरू होगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन इसमें हम आपको पढ़ाते हैं। संपूर्ण मतलब हर एक टॉपिक छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। ये आपको शुरुआती 100 छात्रों के लिए 599 में दिया जाएगा। 999 भी काफी कम शुल्क है, इससे कम पूरे छत्तीसगढ़ में क्वालिटी वाइज नहीं मिल सकता। पिछले सेशन में हमने इसमें तकरीबन 220 वीडियो प्रोवाइड करवाए थे छत्तीसगढ़ के केवल सामान्य अध्ययन को लेकर, 220 वीडियो प्लस 90+ पीडीएफ्स स्टडी मटेरियल। उस डेप्थ में हम जाके पढ़ाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होता है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। शुरुआती 100 छात्रों के लिए 599 में उपलब्ध हो रहा है। डिपेंड करता है ये वीडियो को आप कब देख रहे हैं। ये जब मैं वीडियो फरवरी 2023 में बना रहा हूं तब ये प्राइस है। शुरू के 100 छात्रों के लिए 599, प्राइस बढ़ के 999 हो जाती है जब आप बाद में इसे परचेस करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य संपूर्ण अध्ययन 1 मार्च से शुरू हो रहा है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। लेटेस्ट एडिशन है कंप्लीटली, ठीक। और सभी विषय को भी ध्यान में रखते हुए हम एक बैच निकालते हैं जिसे हम जानते हैं समन्वित संयुक्त सीरीज के नाम से। इसका भी नया बैच शुरू होने वाला है 2023-24, 1 वर्ष की वैलिडिटी। अच्छा, वैलिडिटी इसमें भी 1 वर्ष की होने वाली है, इसमें भी 1 वर्ष की होने वाली है। ये प्राइस जो रहता है इस कोर्स का 2999। सभी विषय मिलते हैं जो मेंस और प्रीलिम्स के कॉमन पोर्शन है, जैसे भारतीय सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस, पर्यावरण। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन और इसमें मैथ्स रीजनिंग भी शामिल है। ये संपूर्ण वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं, संपूर्ण विषय इसमें प्रोवाइड करवाते हैं मात्र 2999 में। लेकिन शुरुआती 100 छात्रों के लिए प्राइस कम रखी गई है 2199। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, इस सेशन में हम किसी भी प्रकार का डिस्काउंट कूपन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इस चक्कर में क्या करता है छात्र की वेट करता रह जाता है कि कब कूपन आएगा, कब मैं कोर्स लूंगा। उस चक्कर में उसकी तैयारी डिले होती है। तो इस बार हमने सोचा है कि हम कोई भी कूपन कोड किसी भी त्योहार वगैरह में नहीं देने वाले हैं। जो भी है शुरुआत में ये प्राइस कम रखी गई है, वैसे भी कम है। 2999 में संपूर्ण विषय दे रहे हैं। इसमें पिछले वर्ष हमने तकरीबन 850 वीडियो दिए थे, प्लस 200 पीडीएफ इसमें हमने प्रोवाइड करवाए थे, 200 प्लस। उस डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं। डेमो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी इंश्योर करना है, पीडीएफ वगैरह सब दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड दोनों होगा। ठीक है, लाइव क्लास के माध्यम से भी हम कवर कराते हैं, रिकॉर्डेड भी वीडियो भी हम देते हैं, कितने बार भी आप देख सकते हैं। 1 मार्च से ये भी शुरू हो रहा है। जिस भी कोर्स को आप लेना चाहते हैं देख लीजिएगा। समस्त विषय चाहिए तो इस बैच को लीजिएगा, केवल छत्तीसगढ़ चाहिए तो इस बैच को लीजिएगा। इसमें संपूर्ण विषय है मेंस और प्रीलिम्स के कॉमन, केवल मेंस वाले विषय इसमें शामिल नहीं है, मैं पहले से कह देता हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का ये कार्यक्रम, ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, संपूर्ण छत्तीसगढ़ जनजाति परिदृश्य। दोस्तों चलिए, तो जनजाति के संबंध में जैसे कि मैंने कहा मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। जानकारी लेते चलिए। ईयरफोन, जो भी स्पीकर है जिसके माध्यम से भी सुनना है सुनिए। नोट्स एग्जाम के समय नहीं बनाइएगा, केवल देखिएगा। चलिए, ठीक। सबसे पहले अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 342 आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है? तो 342, 342 याद हो गया। चलिए थोड़ा जल्दी बढ़ना पड़ेगा, वीडियो काफी लंबा है। स्लाइड देख लीजिए, लगभग 84-83 स्लाइड की होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, वहां 87 लिखा है, लेकिन इसके पहले कुछ आपके इमेज भी दिखाए थे, वो भी शामिल है उसमें। चलिए अब देखिए, जनजाति भारत और छत्तीसगढ़ में कुछ हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत में कुल 705 प्रकार की जनजातियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में हम 42 प्रकार की जनजातियों को देखते हैं। क्लियर?
ठीक, तो भारत में 705 प्रकार की जनजाति, जबकि छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति। प्रतिशत जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति है, जबकि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.82% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, ये भारत की कुल जनसंख्या का है, ये छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का है। ये सारे एकदम फेमस डेटा है, ये आपको पता होने ही चाहिए। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 10.42 करोड़ है पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, जबकि छत्तीसगढ़ में यह है 78.22 लाख। ठीक है, 78.22 लाख। भारत में है 10.42 करोड़ और छत्तीसगढ़ में है 78.22 लाख। ये कुल जनसंख्या है जनजातियों की। क्लियर, इतनी बात है। लिंगानुपात बात करें तो भारत में जनजातियों की लिंगानुपात जो है वो 990 है, जबकि छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो 1000 से ज्यादा है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों के बीच कितनी महिलाएं हैं उसे लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। ये जनजातियों में कितना है? भारत में 990, जबकि छत्तीसगढ़ में 1020। ठीक है, सर्वाधिक है लिंगानुपात दंतेवाड़ा में, जबकि सबसे कम जनजातियों का लिंगानुपात है रायपुर जिले में। क्लियर, हर एक इंफॉर्मेशन अपडेटेड है, ध्यान से करिएगा, हर एक बातें रिवीजन करके जाइएगा। चलिए बढ़े आगे, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, जनजातियों का वितरण अब बात कर लेते हैं, है ना। जनसंख्या के हिसाब से बात करें, अब भारत और छत्तीसगढ़ दोनों को कॉमन करके पढ़ रहे हैं। देखिए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अब आपको छत्तीसगढ़ लगता होगा कुछ लोगों को, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो 7वें नंबर पे आता है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। एक और बात आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, कुछ बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ भक्त लोग रहते हैं, कुछ एक आध पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करके बोलते हैं कि इसमें संपूर्ण जानकारी है, कहीं से नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ सही है उसमें। तो ऐसे लोगों से कहूंगा थोड़ा सा आंख खोल के जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जिस बुक को आप भगवान की बुक मानते हैं, जिसमें से सब कुछ आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, फैक्ट बुक, सब कुछ दिया होता है, इतना मोटा, एग्जाम के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं डाल दिए जाते हैं बिना सोचे समझे, ऐसी बुक से थोड़ा सा बच के पढ़िएगा। पढ़िएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स उसमें रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है पूरी तरीके से संशोधित दूं। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने इससे लेकर पढ़ा दिया डायरेक्ट। कोई भी जानकारी जो है किसी पब्लिकेशन या किसी संस्थान की नहीं होती, वो पूरे छत्तीसगढ़ की जानकारी होती है। ठीक है, तो मिलता जुलता जानकारी तो रहेगा ही ना, सीधी बात है। अब जो आप सोच रहे हैं कि हमने उससे पढ़ा है, उल्टा भी हो सकता है, वो जो है हमसे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रमाण है हमारे वीडियो में ही, पहले भी मैंने कहे। खैर ये अलग बात है, लेकिन ऐसे सोर्स से थोड़ा बच के पढ़िएगा, संशोधित करके बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्लियर। तो रैंकिंग क्लियर है। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है जनसंख्या में, जनजाति में? भारत में 7वें नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़, जनसंख्या की दृष्टि से, जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो जिलों का क्रम देखें जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर, पहले नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या है जनजातियों की जशपुर में, दूसरे नंबर पे बस्तर में और तीसरे नंबर पे रायगढ़ में। इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग क्या मानेंगे, बस्तर में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है जशपुर 2011 जनगणना इसका आधार है ना। क्लियर है? चलो, प्रतिशत जनसंख्या, एक होती है जनसंख्या, मतलब कुल लोग काउंट कर लिए जनजाति के कितने हैं, ये होती है जनसंख्या। लेकिन प्रतिशत में बात करें कि वहां की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति है, तो प्रतिशत के हिसाब से आंकड़े बदल जाते हैं। प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो पहला राज्य हो जाता है जनजाति के जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम। ठीक है, अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर दें तो लक्षद्वीप सबसे आगे है प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत जनजाति जनसंख्या के मामले में। दोनों तरीके से क्लियर है। ठीक, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मेघालय। अगर प्रतिशत जनसंख्या बात करें ना, वहां की जितने भी जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत जनजाति, ये कह रहा हूं। वहीं छत्तीसगढ़ में बात करें तो जितने भी जिले हैं, किस जिले की कुल जनसंख्या का जनजाति प्रतिशत अधिक है, तो सुकमा, दूसरे नंबर पे बीजापुर, तीसरे नंबर पे नारायणपुर। सारी बातें क्लियर है। यहां से बढ़े आगे, चलिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति, अब इसका क्रम देखने वाले हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील जनजाति। ये प्रश्न पूछता है, बार बार पूछा भी जा चुका है, भील। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या जिस जनजाति की है वो है गोंड। गोंड सबसे अधिक लोग मार के आते हैं एग्जाम में, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या जिस जनजाति की है पूरे भारत में वो भील है। फिर दूसरे नंबर पे गोंड है और तीसरे नंबर पे संथाल है। ठीक है, क्लियर। छत्तीसगढ़ में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में हाँ, गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या है कंवर जनजाति की। तीसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या है उरांव जनजाति की छत्तीसगढ़ में। क्लियर है ये क्रम? ये क्रम क्लियर है?
बढ़ जाए आगे। आइए अब जनजातियों का प्रजाति वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। प्रजातीय के हिसाब से जनजातियों के वर्गीकरण कैसे किए गए पूरे भारत की जनजाति को अगर मैं देखूं तो 4 भागों में माफ कीजिए भारत की जनजातियों का वर्गीकरण किया गया। एक बोला गया निग्रिटो। निग्रिटो जनजाति समूह बेसिकली आए अफ्रीका वाले क्षेत्र से और ये बस गए दक्षिण भारत के केरल वाले क्षेत्र में जाकर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर बस गए। तो यहां पर की जो जनजाति पाई जाती है वो निग्रिटो समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रजाति वर्गीकरण है, ध्यान रखिएगा। रेशियल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में इनका वितरण नहीं पाया जाता। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस प्रजाति वर्गीकरण की जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो भी जनजातियां पाई जाती है वो किस प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत आएगी, आपसे अगर पूछे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वो होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये जो जनजाति है बेसिकली, ये जो वर्गीकरण है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से आए थे, इस कारण इसका नाम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पड़ा। क्लियर। तो छत्तीसगढ़ में जो भी जनजातियां पाई जाती है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का प्रतिनिधित्व करती है। और छत्तीसगढ़ी क्यों, पूरे मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य भारत में जो भी जनजातियां पाई जाती है वो इस प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर फ्रेंड्स। आइए आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंगोलाइड, मंगोलाइड मतलब उत्तरी चाइना का हिस्सा, वहां से जो जनजाति आई भारत में बस गई, तो ऐसी प्रजाति जो प्रतिनिधित्व है वो मंगोलाइड कहलाई। मंगोलाइड कहां पर निवासरत है, तो मंगोलाइड प्रजाति जो है वो हिमालय क्षेत्र में बस गई। इसको उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां भी आप कह सकते हो। जो उत्तर पूर्वी भारत मतलब हिमालय क्षेत्र में निवासरत जनजातियां हैं वो इस प्रजाति वर्गीकरण को फॉलो करती है। मेडिटेरेनियन की बात करें तो कुछ जो है ये उत्तर भारत के मैदान और कुछ दक्षिण भारत में जाकर बस गई। तो देखिए दक्षिण भारत में 2 प्रकार की वर्गीकरण, मतलब 2 प्रकार के जनजाति समूह पाए जाते हैं, एक निग्रिटो वाले भी, एक मेडिटेरेनियन वाले भी। ये कहां से आए, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आए विश्व के। ठीक है, क्लियर। तो ये उत्तर भारत के मैदान में मतलब हिमालय की तलहटी और दक्षिण भारत के हिस्से में जाकर बस गए। तो ये पूरा है। छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन से प्रजाति वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्लियर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर सारा सिनेरियो। बढ़े आगे, आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ का मैप। यहां पर हम देखने वाले हैं जनजातियों का वितरण, कहां पर कौन सी जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति हमने देखी ना, कहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है आपको मैं यहां पर ऑन द स्पॉट बताने वाला हूं। फटाफट देखते चलिएगा। हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ से। आइए, ये है आपका कोरिया जिला। अब यहां पर बोलेंगे सर 33 जिलों के हिसाब से बताइए। 33 जिलों के हिसाब से कुछ भी स्टैटिक चीजें नहीं होती है, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो आप इसको कोरिया ले लीजिए, यहां पर एमसीबी भी अलग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए यहां पर बात करेंगे पहली जनजाति कोल, और कोल के साथ एक जनजाति और ध्यान रखना है कोरिया में, भिल। कोल और भिल, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जिले आपको क्लियर होंगे। ठीक है, कौन सा क्या जिला है मैं क्लियर होगा मैं उम्मीद करता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में ले लीजिए कोरकू जनजाति। फटाफट मैं बताऊंगा, केवल अनुमान होना चाहिए कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में होती है। एकदम से एक एक जिला रटते नहीं बैठना है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब जब तैयारी के दौरान एक एक जिला आपको नहीं पकड़ना है भाई, सीधा सीधा एक आइडिया होना चाहिए कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवासरत है। ठीक, वही बता रहा हूं। देखो कोल और भिल हो गई, कोरकू हो गई। अब देखो ये पूरा क्या, ये पूरा आपका हो गया सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग को टच करते हुए बना देते हैं एक बार, ये ऐसा। ठीक, ये एरो बना दिया। इसमें कौन कौन सी जनजाति आएगी, आइए देखिए। इस पूरे सरगुजा संभाग में आपको लिखना है कोरवा उराव। ठीक है, कोरवा उराव, खैरवार। तो ये जो एरो बनाया इसमें आप 3 जनजाति मेंशन कर दीजिए, कोरवा उराव खैरवार, इस पूरे सरगुजा संभाग में पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, इतनी जनजाति क्लियर। ये जो 2 जिले हैं बलरामपुर और जशपुर, यहां पर आपको मुंडा जनजाति ध्यान रखना है, बेसिकली झारखंड की है लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। क्लियर इतना। इसके बाद आप देखेंगे ये 2 जिले अगर आप ध्यान रखें, एक काम करते हैं इसमें हम सरगुजा भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सरगुजा भी शामिल कर लेते हैं, ये लीजिए ऐसा।
इसमें आपको ध्यान रखना है मांझी, मंझवार, नगेशिया और खड़िया। इतनी जनजाति आपको लिख लेनी है इन 3 जिलों से संबंधित। क्लियर एकदम। आगे बढ़े, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में बताने वाला हूं, बिरहोर। बिरहोर देखो, ये जशपुर से शुरू करिएगा, ये जशपुर है, ये रायगढ़ है, जशपुर रायगढ़, और ये आपका होने वाला है कोरबा, और ये होगा बिलासपुर। जशपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर। यहां पर आपको ध्यान रखना है बिरहोर। बिरहोर जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजातियों में। क्लियर। तो ये अभी मैंने क्या बताया, उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजाति। अच्छा, अभी और जनजाति मेरे को बतानी है उत्तर क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। सरगुजा क्षेत्र की बात कर लेता हूं। ये सरगुजा है, ये सरगुजा है, सरगुजा जिला। ठीक है, इस सरगुजा जिले में आपको ध्यान रखना है पंडो जनजाति, पंडो जनजाति, बियार जनजाति। ठीक है, पंडो जनजाति, बियार जनजाति। साथ ही साथ एक जनजाति और ध्यान रखिएगा, सौंता, सौंता। तो ये हो गई उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजातियां। क्लियर, इतना उत्तरी छत्तीसगढ़ कवर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आइए मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में शुरू करूंगा ये इधर से। ठीक है, मध्य मतलब ये देखो ऐसा बांट रहा हूं, ये ऊपर, ये मध्य, ये दक्षिण। क्लियर। इधर बात करूंगा, देखो ये रायगढ़, ये रायगढ़, और रायगढ़ के साथ महासमुंद में कर देता हूं, रायगढ़ के साथ ये महासमुंद कर देता हूं। यहां पर ये जनजाति हो जाएगी कोंध जनजाति। कोंध जनजाति के साथ मैं लिखूंगा संवरा जनजाति। कोंध जनजाति के साथ लिखूंगा सौरा या संवरा जनजाति। यहां लिखा है सौता जशपुर में, यहां लिखा है कोंध और संवरा आपका रायगढ़ और महासमुंद में डिस्ट्रीब्यूशन। कोंध जनजाति, संवरा जनजाति। क्लियर एकदम। ठीक, अब मैं बिलासपुर को फोकस करूंगा। देखो, बिरहोर का डेफिनेटली एक्सपांशन बिलासपुर तक गया, लेकिन बिलासपुर को और रायपुर को और दुर्ग को मैं मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लेके बताऊंगा। ये बिलासपुर में मैंने कर दिया ऐसा मार्क, इसमें आप 3 से 4 जनजातियां देखेंगे। जैसे एक देखेंगे परधान, एक देखेंगे भारिया जनजाति, एक देखेंगे आप पौ जनजाति। पौ, ये पंडो है, ये पौ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्रधान, भारिया, पौ, ये 3 जनजाति को ध्यान में रखना है आपको, बिलासपुर जिले से संबंधित। प्रधान, भारिया, पौ। क्लियर। एक और, हां, धनवार। ये 4 जनजाति आपको ध्यान में रखनी है बिलासपुर से। ये बिलासपुर आपका जिला है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर। अब देखो, मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मैं ये किनारे वाला बनाऊंगा, इधर लिया, फिर इधर आया, फिर इधर आ रहा हूं। ये राजनांदगांव से शुरू करते हुए पूरा कबीरधाम, ये पूरा बाउंड्री मतलब मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी में जो जनजाति रहेगी वो रहेगी बैगा। क्या रहेगी? बैगा जनजाति। ठीक है, बीच बीच में वीडियो भी चेक करूंगा कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखना जरूरी है। थोड़ा बहुत बीच में ब्लर हो जाए तो थोड़ा वेट करिएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सुनना है हमको, है ना। बैगा। अब ये थोड़ा ऊपरी क्षेत्र की अगर बात करूं, यहीं पर इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक जनजाति रहती है अगरिया। अगरिया। क्लियर हो गया? अगरिया, बैगा, बैगा के पैरेलल थोड़ा ऊपर से यहीं तक ही आपका अगरिया। क्लियर? ठीक। अब देखो, ये बिलासपुर से ही शुरू करते हुए ये मैं अगर रायगढ़ तक जाऊंगा, ऐसा पैर, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहेगा भैना जनजाति। भैना जनजाति। इस बिलासपुर से शुरू करते हुए मैं रायपुर, माफ करो, इस बिलासपुर से शुरू करते हुए मैं पहले आऊंगा, ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा। तो यहां पर मुझे जनजाति जो मिलेगी वो मिलेगी कंवर। कंवर मतलब बिलासपुर से रहेगा, बिलासपुर से बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद टच करते हुए जनजाति जो रहेगी वो कंवर। मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो कंवर ध्यान रखना है आपको इधर। क्लियर? प्रधान भी देखो बिलासपुर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ आता है प्रधान, लेकिन एकदम एक्यूरेट हमको करना ही नहीं है, क्षेत्र ध्यान रखना है। क्लियर? इतना हो गया, इतना हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका महासमुंद, ये गरियाबंद। गरियाबंद में एक जनजाति आपको ध्यान रखनी, भुंजिया। भुंजिया जनजाति, भुंजिया। ठीक है, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, ये 3 जिले। यहां पर आपको जनजाति ध्यान रखनी है कमार। यहां जनजाति आपको ध्यान रखनी है कमार। क्लियर? इतना। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे, देखो बिरहोर हो गए, कंवर हो गया, कमार हो गया, भुंजिया। मध्य छत्तीसगढ़ की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति जो है बिंझवार। बिंझवार देखो, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, ये पूरे क्षेत्र में जनजाति होगी बिंझवार। मेन इसका एरिया है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार ये वाला, रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, महासमुंद, ये जो पूरा हिस्सा होगा
मेन बलौदाबाजार ध्यान रखिएगा बिंजवार के लिए। हो गया मध्य छत्तीसगढ़ पूरा। आइए नीचे बढ़ते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में एक और जनजाति शामिल आप कर सकते हो, हल्बा जनजाति, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी जाती है। ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी जाती है। वो कहां से शुरू होगी? ये राजनांदगांव से लेकर पूरा ऐसा, ठीक है, राजनांदगांव से लेकर यहां पर बालोद, दुर्ग, रायपुर, कांकेर, इधर धमतरी, पूरा इस एरिया में जनजाति का जो वितरण है वो है हल्बा जनजाति। इसको मध्य में भी ले सकते हो, दक्षिण में, जनरली इसको मध्य में लेते हैं। हो गया इतना, तो मध्य छत्तीसगढ़ हो जाता है दोस्तों यहां पर पूरा। आइए पेन का कलर चेंज करके वापस ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक ज्यादा अच्छा दिख रहा था ऐसा मुझे लगता है। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति देखेंगे। सबसे प्रसिद्ध जनजाति आप बार बार देखोगे वो होगी मुरिया जनजाति, जो आपकी देखिए कैसे होगी। ये आपका कोंडागांव, ये बस्तर, अरे ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा, ये कोंडागांव, ये बस्तर, और यहां पर चले जाइए नारायणपुर। यहां पर जनजाति जो होगी वो होगी मुरिया जनजाति। अबुझमाड़ वाले क्षेत्र में होगी अबुझमाड़िया जनजाति, जिसको मैं AM लिख देता हूं। ठीक है, ये मुरिया का ये वाली लाइन के पैरेलल बस्तर से शुरू करते हुए यहां पर ऐसा, यहां पर आप कर दीजिए DM, दंडामी मारिया, दंडामी माड़िया। ठीक है, ये अबुझमाड़िया है। एकदम ऊपर से नीचे तक कर दीजिए ऐसा, ये असल में लाइन इंटरसेक्ट होता है तो फिर वैसा हो जाता है। ये पूरा ऐसा ऊपर से नीचे तक कर दीजिए, यहां से शुरू करते हो कोंडागांव से शुरू करते हो पूरा सुकमा तक आप कर दीजिए भतरा जनजाति। ठीक है, इन दो जिलों में आपको ध्यान रखनी है दोरला जनजाति। उसके अलावा पूरे बस्तर संभाग में आपकी एक जनजाति होती है परजा, एक होती है गदबा, गदबा। ठीक है, पूरे बस्तर में। वैसे तो लगभग लगभग मुरिया, अबुझमाड़िया, यहां पर कोई एक क्षेत्र को नहीं भूलेगा कि बताइए कि कौन से जिले में ही है, केवल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बीजापुर में एक और जनजाति पाई जाती है कोया जनजाति। तो यह है जनजातियों का वितरण। जल्द से जल्द मैंने बताने की कोशिश की, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, एकदम एक एक जिले आपको नहीं करने हैं। क्लियर हो गया? तो इतनी जनजाति का वितरण कम से कम आपको ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला जो स्लाइड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जब हम जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण देखेंगे, जिससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखो, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इन 3 भाषा परिवार में जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण किया गया, मतलब वो कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं उसके हिसाब से। क्लियर है क्या? तो मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। आइए शुरू करें। तो किस ऑर्डर में है सर? मुंडा भाषा परिवार सबसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में मिलने वाली जनजाति उसके अंतर्गत आएगी। मध्य छत्तीसगढ़ में आने वाली जनजातियां इस परिवार के अंतर्गत आएगी, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आने वाली जनजातियां इस परिवार के द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। सीधी बात है। तो सर यहां पर मैंने क्या लिख दिया? यहां पर मैंने कुछ बोली को लिख दिया है जो इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा, जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जो बुक पब्लिकेशन जिसके आप भक्त होते हैं, आप सभी नहीं, कुछ लोग, माफ करिएगा, गुस्ताखी माफ करिएगा, ठीक है, सभी को मैं नहीं कहता हूं, कुछ लोग होते हैं। तो ये कुछ बोलियां हैं जो इनके अंतर्गत आती है, जिससे प्रश्न पूछ देगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, मवासी, तुरी, ढेलकी, ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे। नाहरी, महरी, मिर्गानी, सदरी, ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे। कुड़ुख और कोई, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे। ये भाषा, बोली जाने वाली भाषा के आधार पर, बोलियों के हिसाब से, माफ करो, बोलियों के हिसाब से कि बोली किस प्रकार की बोली जाती है, उन बोलियों को मैंने इन परिवार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम जनजातियों को इनके अंतर्गत रखेंगे। कौन कौन सी जनजाति इन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? क्लियर? तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से में पाई जाएंगी दोस्तों? बोलिए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में जितनी जनजातियां होंगी वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे। इसको कोलेरियन समूह भी कहते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहते हैं। नाम नोट कर लीजिएगा, मुंडा भाषा परिवार को कोलेरियन समूह या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत भी, मतलब अन्य नाम से जानते हैं, कोलेरियन समूह या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं मुंडा भाषा परिवार को। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलने वाली जनजातियां इसके अंतर्गत आएगी। आ जाइए, नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी कोल, कोरकू, भेल, ठीक है, कोरबा, और बोलिए बिरहोर, ठीक है ना, बिरहोर। इसके अलावा अगर बात करें तो नगेशिया, सोंता, ठीक है, सोंता, ये सारी जनजातियां, मुंडा, ऑब्वियसली बात है, मुंडा, संथाल, ये सारे
संथाल ये झारखंड की जनजाति है, लेकिन फिर भी इस भाषा के अंतर्गत मैं आपको क्लासिफाई करके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र की जनजातियां हैं। क्लियर 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 फ्रेंड्स, इतना ठीक है। अच्छा, यहां पर हम खैरवार को भूल गए, खैरवार, मांझी, मंझवार, ये सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सारे उत्तरी छत्तीसगढ़ के जनजातियां हैं। सर खास बात क्या है, ठीक है, जितनी उत्तर के छत्तीसगढ़ की जनजातियां होंगी उसको हम मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रख देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक अपवाद भी है, गदबा जनजाति, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ऐसा गदबा जनजाति जो है वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती है, जबकि गदबा जनजाति हमने बस्तर संभाग में देखी थी। लेकिन बोली के हिसाब से गदबा जनजाति को मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर, इतना आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसमें एक और नाम ऐड करना, संवरा। देखो संवरा जनजाति मैंने वितरण में नहीं बताया क्या, संवरा जनजाति बताया है, ये मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रखा, लेकिन ये भी मुंडा भाषा परिवार में आएंगी, संवरा। तो ये दो को आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। निहाली, निहाल जनजाति भी होती है जो उत्तर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, निहाल, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो क्लियर, मुंडा भाषा परिवार क्लियर है। आइए अब बात करते हैं क्या, आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजातियां छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाई जाएंगी, मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़। आइए उदाहरण लिखते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली जनजाति है सर हलबा, मध्य छत्तीसगढ़ में बताया, बैगा, अगरिया, कंवर, ठीक है, अगरिया, कंवर। एक जनजाति मैंने नहीं बताया क्या, भैना, भैना इसमें मैंने नहीं बताया, इसको ऐड करिए। आइए यहां पर बिलासपुर, अच्छा बताया तो है, ये तो है दोस्तों, बताया, कई बार ध्यान नहीं रखता ना, बताया कि नहीं बताया। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी भैना, ठीक है, भैना जनजाति, कंवर जनजाति, ठीक। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ की। कमार हो जाएगी, भुंजिया हो जाएगी, कमार, भुंजिया, ये सारी जनजातियां आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां। क्लियर है, ठीक है। बिंजवार, बिंजवार भी ऐड करो, याद करना पड़ता है भाई, लगभग मध्य की। सर कुछ अपवाद है क्या, जैसे इसमें था कुछ इसमें अपवाद है, बिल्कुल इसमें अपवाद है। ये आर्य भाषा परिवार मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली जनजाति है, ठीक है, जो इस भाषा समूह के प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसमें एक ऊपर वाली जनजाति और एक नीचे वाली जनजाति आने वाली है, इसमें एक ऊपर की जनजाति और एक नीचे की जनजाति आने वाली है आर्य भाषा परिवार में। क्लियर है, चलो कौन सी, देखो ऊपर की एक जनजाति आएगी पंडो, आपने इसे उत्तर छत्तीसगढ़ में देखा सरगुजा संभाग में, जो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। क्लियर, और एक आपकी भतरा जनजाति, भतरा जनजाति आपने देखा दक्षिण छत्तीसगढ़ में, जो आर्य भाषा परिवार में आएंगी, ना कि द्रविड़ भाषा परिवार में। क्लियर, चलिए ये दो इसमें अपवाद, इसको हाईलाइट करके पढ़ना है। द्रविड़ भाषा परिवार में सामान्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां आती हैं। उदाहरण लिखते हैं, पेन का कलर चेंज करके उदाहरण लिखते हैं, ठीक है। आइए, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति, अबूझमाड़िया, मुड़िया। अब अबूझमाड़िया लिख दिया तो उसमें दंडामी माड़िया, माड़िया सब आ जाएंगे, अबूझमाड़िया, मुड़िया। अब देखो यहां पर भतरा जनजाति इसमें आ चुकी है, तो भतरा इसमें नहीं आएगी, इसमें क्या आएगी, परजा, दोरला, ठीक है। और क्या नहीं आएगा, गदबा। गदबा कहां जा चुका है, गदबा जा चुका है मुंडा भाषा परिवार में। क्लियर है, उसको छोड़ के द्रविड़ भाषा परिवार। और अपवाद है क्या सर, बिल्कुल अपवाद है। देखो कुड़ुक कौन बोलता है और कुई कौन बोलता है, कुड़ुक बोलती है उराव जनजाति, तो उराव जो है मुंडा भाषा परिवार में नहीं आएगी, ये उत्तर में होने के बावजूद उराव जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कुई बोलती है कोंध जनजाति, कोंध जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ में हमने देखा। क्लियर, लेकिन वो आर्य में नहीं आके द्रविड़ में आएंगी, कोंध। तो ये दो आपको हाईलाइट कर लेने हैं इससे। क्लियर, ठीक है, चलो। तो ये है भाषाई वर्गीकरण,
ध्यान रखिएगा, जो भी अपवाद है अपवाद के साथ मैंने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाषाई वर्गीकरण दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। अब फैक्ट लेते चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। कोयतुर प्रजातियों में 4 समूह होते हैं। अब देखो कोयतुर किसको बोलते हैं, यहां पर हमने जनजातियों के बहुत सारे नाम देख लिए। कोयतुर किसको बोलते हैं, तो कोयतुर बैगा को भी बोलते हैं, गोंड को भी बोलते हैं। गोंड के संबंध में भी देखा होगा, सुना होगा आपने, बैगा के संबंध में भी सुना होगा। तो वो क्लियर कर रहा है। देखो कोयतुर प्रजाति किसको कहते हैं, मतलब कोयतुर के अंतर कौन कौन सी जनजातियां आती है। एक आती है मुड़िया, एक आती है अबुझमाड़िया। अब गोंड के संबंध में भी कोयतुर या कोया आपने देखा होगा, जो उपजाति में आती है गोंड की। ठीक है, लेकिन कोयतुर प्रजातियों को के अंतर्गत 4 जनजातियां आती है, मुड़िया, अबुझमाड़िया, दंडामी माड़िया और दोरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कोयतोर 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 किस जनजाति को कहते हैं, देखो गोंड की उपजाति के तौर पे भी कोया या कोयतोर पढ़ोगे आप, वो गोंड की उप जनजाति है। लेकिन कोयतोर के अंतर्गत कौन सी 4 मुख्य जनजातियां आती है, तो बोले कोयतोर के अंतर्गत मुड़िया आती है, अबुझमाड़िया आती है, दंडामी माड़िया आती है और दोरला आती है। ठीक है, मुड़िया और अबुझमाड़िया के जो देवता है वो है लिंगोपेन, जबकि दंडामी माड़िया और दोरला के जो देवता है वो है भीमुलपेन, जिनको भीमा देव के नाम से भी जानते हैं, और वरेण्य देव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये जानकारी बहुत मत कंफ्यूजन लगता है हमको, वो जानकारी मैं दे रहा हूं। आगे बढ़े फ्रेंड्स, आइए अब विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में बात कर लेते। इतनी सारी जनजातियां हमने देखी, विशेष पिछड़ी के बारे में बात कर लेते। तो देखो विशेष पिछड़ी जनजातियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति जिनकी संख्या है 5, और राज्य सरकार ने भी 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी घोषित किया है अपने द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उसके लिए कोड बता देता हूं। A, B2, K2, मतलब A से 1 नाम, B से 2 नाम, K से 2 नाम आएंगे। क्लियर है, ओके। चलिए सब कुछ सही है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। A, B2, K2 केंद्र सरकार द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के नाम बता रहा हूं। A से आएगा अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया। B2 मतलब B से 2 नाम आएंगे, एक नाम B से आएगा बिरहोर, एक B से आएगा बैगा। अब ये पिछड़ेपन के केंद्र सरकार के अपने आधार थे, जैसे निम्न साक्षरता दर, निम्न आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या का कम होना, ये सारे इनके आधार थे। ठीक है, तो ये इनके आधार पर 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी माना। के से भी 2 नाम आएंगे यहां पर, एक आएगी पहाड़ी कोरवा। देखो कोरवा है, यहां पर मैं कोरवा लिख देता हूं, लेकिन कोरवा में 2 जनजातियां आती है। कोरवा के अंतर्गत 2 क्लासिफिकेशन आता है, पहाड़ी, डिहाड़ी। जो पहाड़ में निवासरत होते हैं वो पहाड़ी कोरवा, जो डीह मतलब मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, उसको डिहाड़ी कोरवा। तो कोरवा में कौन सी, के से कोरवा, कोरवा में कौन सी, पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी। ठीक है, और ये एक हो गई, और एक क से नाम आएगा कमार। तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 5 जनजातियां केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी। राज्य सरकार द्वारा जो 2 विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें एक है, कैसे याद करेंगे, बीपी करके ध्यान रख लेना, बीपी। बी से भुंजिया और पी से पंडो या पंडोप, पंडो भी बोलते हैं, पंडोप भी बोलते हैं। यह राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति अपने तरफ से घोषित किया है। तो टोटल कितनी जनजातियां जो विशेष पिछड़ी हो गई, 7। क्लियर एकदम, बढ़े आगे, आइए अब जनजातियों की उपजाति हम पढ़ेंगे। देखो कुछ को मैं ट्रिक से भी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर हर एक चीज को ट्रिक से ना करिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, कुछ शिक्षक भी देखे हुए हैं, मैं यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन मैंने देखे हैं कि शॉर्ट ट्रिक बनाने के चक्कर में ऐसा बना देते हैं कि लोगों को शॉर्ट ट्रिक ही रटना पड़ जाता है, उसके ही नोट्स बनाने पड़ जाते हैं। ऐसे शॉर्ट ट्रिक का क्या फायदा जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक को ही याद करने में जोर लगाना पड़े। शॉर्ट ट्रिक या फिर वो जो चीट कोड बोलते हैं, वो आपके काम को आसान करने के लिए, याद कराने के लिए, ना कि उन्हीं को याद करते आप बैठो। हर चीज में कोड नहीं लगता है, कुछ चीजों में लगाना चाहिए, हर चीज में नहीं। तो कुछ चीजों में मैं कोड बताऊंगा, कुछ चीजों में आपको ऐसे ही याद करने हैं। आप अपने हिसाब से भी कोड बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोड हमेशा अपने हिसाब से होना चाहिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आइए, ये डिफिकल्ट हमको लगता है, ठीक है। जैसे देखो छत्तीसगढ़ में जनजातियों की कुल 161 उपजातियां पाई जाती, उपजातियां, ठीक है। सर्वाधिक उपजातियां गोंड समुदाय में मिलती है, गोंड जनजाति मिलती कितनी, 41। अकेले गोंड जनजाति में 41 उपजातियां हैं। कुल छत्तीसगढ़ में 161 उपजातियां हैं जनजातियों की,
कुछ महत्वपूर्ण देखने हैं। देखो, कुछ जनजातियों की उपजाति, सबसे पहले बात कर लेते हैं उराव। ठीक है, उराव में, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर गोंड का आपने वितरण नहीं बताया। तो देखो, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाए जाने सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। वो छत्तीसगढ़ के लगभग संपूर्ण हिस्से में पाई जाती है। उसका कोई क्षेत्र नहीं गोंड जनजाति का, वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य में भी है, दक्षिण में भी है करके गोंड जनजाति का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया हुआ है। क्लियर है? ठीक। उराव जनजाति की उपजाति पढ़ रहे हैं। देखो, एक है कुड़ास, किसान, धांगड़, धनका, कुड़ुक। कैसे याद करें सर? तो देखो, उराव है, ऊ है, ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा के संबंध में देखो, एक है कुड़ास, कुड़ुक, तो ऊ वाले दो, कुकु ऊ, उराव, ऊ की मात्रा, कुड़ुक, और आपका एक कुड़ास। कुड़ुक भाषा के तौर पे भी देख चुके हो तो याद रहेगा। तो ऊ मात्रा वाले जो उपजातियां हैं उराव के हैं, पता चल जाएगा ऊ की मात्रा की वजह से। उसके अलावा 3 नाम और ध्यान रखने हैं। कैसे याद रखोगे? धाकड़ किसान का धन उधर है, धाकड़ किसान का धन उधर है। तो देखो, धाकड़ से धांगड़, किसान का धन, धन का धन उधर है, ऊ। ठीक है, किसी भी तरीके से याद करो। जब मैं इस तरीके से बता रहा हूं ना तो आपके दिमाग में जोर जाएगा, सर क्या बकवास बता रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं बना लूंगा। बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई अर्ज नहीं है। बट जब मैंने ऐसा बताया तो आपके दिमाग को सिग्नल मिला और आपका दिमाग इसको कैच कर लिया। अब आपको याद रहेगा एग्जाम में। हमको थोड़ी रट्टा मार के जीवन भर याद रखना है उसको। हमको तो इतना काम करना है कि हम ऐसे रिवीजन करें जाके वो 4 ऑप्शन दिखाई दे, उसमें से एक ऑप्शन हमको क्लिक कर जाए, बस हमारा काम सफल। चलिए आइए अगला, गोंड जनजाति के उपजाति। अब पूरा 41 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से देखिए जितने भी दक्षिण बस्तर मतलब बस्तर की जनजातियां हैं वो उपजातियों के तौर पे पढ़ लेते हैं गोंड की। जैसे अबुझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया। अब अबुझ माड़िया के अंतर्गत बहुत सारी माड़िया है ना, दंडावी माड़िया भी देखते हैं, सिंपल माड़िया भी देखते हैं, वो सारे। अगरिया जो बैगा के साइड में मैंने बताया था वो गोंड की उपजाति है। दोरला, ठीक। कंडरा जनजाति नहीं बता पाया था, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में ही पाई जाती है, ऐड कर लेना कंडरा जनजाति। सामान्यतः ये जो कंडरा जनजाति है रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, ये सब क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, गरियाबंद, ये कंडरा जनजाति को ऐड कर लीजिएगा। ये भी गोंड की उपजाति है। ठीक। प्रधान, ओझा, बैगा का ही एक तरीके से बोल सकते हो, ओझा भी बोलते हैं बैगा को। कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतोर, ये देखो बोला था ना मैंने, ये तो पहले ही याद करा दिया है। कोया या कोयतोर जो है गोंड की उपजातियां हैं। इसके अलावा आपको जोर किस पे लगाना है? एक पांडल पे जोर लगाना है, एक आपको कोइकपाल पे जोर लगाना है। बाकी मैंने बोल दिया दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग में जो जनजातियां पाई जाती है वो गोंड की उपजातियों के तौर पे भी है। कोई जनजाति अपने आप में इंडिपेंडेंट जनजाति भी है और वो किसी अन्य जनजाति की उपजाति भी हो सकती है, इसमें कोई रूल नहीं है, ये आपको एज इट इज ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गोंड की इतनी सारी जो जातियां हैं उपजातियां हैं जो हम इंडिपेंडेंट जनजातियों के तौर पे भी पढ़ लें, तो ये आसान है करना, बता दिया मैंने किस तरीके से करना है। आइए कंवर का करते हैं। कंवर का तंवर याद रहेगा? चलो एक कोड बता देते हैं। कंवर ने तंवर के साथ मिलकर एक पैतरा अजमाया। ठीक है, एक पैतरा अजमाया और राठी का छतरी चोरी कर लिया। राठी का छतरी चोरी कर लिया। कंवर ने तंवर के साथ मिलकर एक पैतरा आजमाया और राठी का छतरी चोरी कर लिया। तो देखो, कंवर ने तंवर के साथ मिलकर, क्लियर, एक पैतरा से पैकरा हो जाएगा, राठी से राठिया, राठी का छतरी चोरी किया, चोरी से चेरवा। आपको सिंपल करना है, सिंपल कर लीजिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़े से आपको याद कराने की। क्लियर, आगे बढ़ जाए। बैगा जनजाति की उपजाति के तौर पे देखो कैसे करोगे। भरौतिया, नरौतिया, ये आपको बैगा के संबंध में ध्यान रखना है। उसके अलावा बैगा गया राई के वन में, बैगा गया राई के वन में कुंडी लगाया और बाद में ना नहर देखा। ठीक, तो ये याद हो गया कैसे? बैगा गया राई के वन में कुंडी लगाया और बाद में ना नहर देखा। तो बाद में ना नहर देखा से नहर और बाद में ना से रेमेना भी ध्यान रख लेना। क्लियर, राई के वन में कुंडी लगाया, बाद में ना नहर देखा कैनाल, तो बाद में ना से रेमेना भी ध्यान आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा बाद में ना रेमेना अगर याद हो गया तो बहना भी याद कर लेना। और नरोतिया, घरोतिया, बिंजवार अलग से ध्यान रख लो। ध्यान रखिए, बिंजवार इंडिपेंडेंट जनजाति है, बहना भी जनजाति है, लेकिन इसको बैगा की उपजाति के तौर पे भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है, बिल्कुल आपका अपना ज्ञान नहीं लगाना है। क्लियर, बैगा। कंडरा जनजाति के पढ़ते आइए, कंडरा। अब देखो, गोंड की उपजाति कंडरा देखा, लेकिन कंडरा जनजाति की ही उपजाति भी है। ठीक,
जैसे झरिया और कन्नौजिया, तो कैसे याद रखे, देखो कन्नौज में झरा करा, कन्नौज में झरा, झरा मतलब गिरा, झरना के झड़ना, जैसे बाल झड़ रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं झर रहा है, बाल झड़ रहा है, ठीक है। झरना, करा, करा मतलब कंडरा से करा कर लो, करा मतलब होता है बर्फ, छत्तीसगढ़ी में पता होगा। तो कन्नौज में झरिस करा, कन्नौज में झरिस करा मतलब कन्नौज में करा मतलब बर्फ गिरा, ऐसा। पता ही नहीं जी, करा की थे काला, करा बर्फ ला की थे छत्तीसगढ़ी में, तो कन्नौज में करा हा झरी से, समझे। तो ऐसी छत्तीसगढ़िया बोले पढ़ते नोनी बाबू मन, थोड़ा बहुत जालन भी पढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो याद रही नहीं रही, बताइए, बताओ जी, ठीक। चलो अगला बिहार, बहरिया दखिना, देखो इसको बिहार का, बिहार जनजाति आपको बताया किधर, सरगुजा में, बहरिया और दखिनाहा। तो कैसे, देखो बाहर देखी ना बयार चल रही है, बाहर देखी ना बयार चल रही है, बाहर बयार मतलब एक तरीके से हवा, तो बाहर देखी ना बयार चल रही है, तो बाहर से बहरिया, देखी ना से दखिनाहा, और बयार चल रही है से बिहार। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहे, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको याद कराने की, क्योंकि उपजातियों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हलबा जनजाति की उपजाति में, तो हलबा कौन खाता है, छत्तीसगढ़िया लोग मजे से खाते हैं, छत्तीसगढ़िया खाते हैं तो बस्तरिया भी खाएंगे और मराठिया भी खाएंगे, तो मराठिया करके ध्यान रख लो। तो ये हो गया हमारा क्लियर। भुंजिया, चौखट में बैठ के भुजिया खा रहे हैं, चौखट में बैठ के भुजिया खा रहे हैं, तो भुंजिया से क्या रखो, चौखुटिया, क्लियर। बिंजवार, सोनझरा बिरजिया बिंजिया, तो बिरजिया बिंजिया से बिंजवार तो याद आ जाएगा, सोनझरा, सोनझरी से बिछिया के, सोनझरी से बिछिया के मतलब बिछिया का सोन, सोना जो है वो झड़ गया, हालांकि बिछिया जो है चांदी का ही होता है, मुझे पता है सोने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर लो, क्या दिक्कत है। सोनझरी से बिछिया के, तो सोनझरा हो जाएगा सोनझरिस का, बिछिया तो बिरजिया बिंजिया और बिजवार, ऐसे ही याद आ जाने वाला है, आपकी मर्जी। बाकी गदवा, बोदो कथेरा पारंगी कापू, कैसे याद करेंगे, नारंगी टापू में, नारंगी टापू में बोरा दबा, ऐसा, ठीक है। नारंगी टापू में, देखो मैं खुद भूल गया था, कई बार ऐसा रहता है कि ट्रिक्स नहीं रहते दिमाग में भाई, हाँ ट्रिक्स नहीं रहते दिमाग में, तो एकदम से मत करिएगा, कुछ का बता रहा हूं मैं। नारंगी टापू में क से क से देख लो कथेरा को अलग से करने के लिए, बोरा दबा, बोरा दबा, किसका बोरा दबा, ऐसा कर दो क से याद आ जाएगा, ठीक है। तो नारंगी टापू इसके संबंध में दबा, बोरा दबा, तो ये आपको गदबा ध्यान रखा जाएगा, दबा से, क्लियर है, क्लियर। चलो कोल, गवठिया भूमिया, देखो कोल मतलब कोयला, कोयला कहां होता है, भूमि में, तो भूमि याद आ जाएगा कोल से, गवठिया मतलब गांठ के रूप में रहता है कोल, कोयला, तो ऐसे आ जाएगा, तो गवेठिया गांठ से, भूमिया भूमि में, क्या कोल मतलब कोयला, ठीक। आखिरी है कोंध, डोंगरिया, कुटिया, पेंगा, जामिया, ये मुश्किल है, देखो देखो, कंधे पर बिठा के डोंगर चढ़ा, डोंगर किसको बोलते हैं, डोंगर, डोंगर पहाड़ी को बोलते हैं, कंधे में चढ़ाकर डोंगर चढ़ा, कुटिया बनाया और वहां पर पैग लगा के जाम किया, जाम लगाना किसको बोलते हैं, पैग लगाना मतलब दारू पीना। अब सब एडल्ट हो चुके हो तो इतना तो बता सकता हूं मैं, है ना, इतना तो कॉमन है, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हो, क्लियर है। तो ये हुआ जनजातियों की उपजाति, एक थोड़ा बहुत कुछ तरीका याद करने का, बढ़ते आगे आइए। अगला टॉपिक है जनजातीय, जनजातियों के पंचायत प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जो है टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न पूछ देता है, आपको करना है, बीच बीच में वीडियो में देखते रहूंगा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जनजातियां और पंचायत प्रमुख को देख रहे हैं, आइए। जनजाति पंचायत प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड कंटेंट है, मॉडिफाइड कंटेंट है, जो बुक से आप करते हो, किसी पब्लिकेशन की मोटी वगैरह बुक जो भी हो, नाम नहीं लूंगा, उसका भी मॉडिफाइड वर्जन है और करेक्टेड वर्जन है, कहीं करेक्शन भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, एकदम से फॉलो नहीं करना किसी सोर्स को। कोल जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं गोहिया या गोतिया, देखो कैसे याद करना है, गोहिया जानते हो, गोहिया किसको बोलते हैं, गोहिया बोलते हैं विष खोपड़ा को, एक जानवर होता है छिपकली, बड़ा छिपकली, उसको गोहिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, गोह या गोहिया, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन। तो कोल मतलब जमीन में रहेगा, जमीन के अंदर पाया गया गोहिया, तो ऐसा करके ध्यान रख सकते हो, कोल गोहिया, देखो ऑफेंड नहीं होना है, बस एक ट्रिक है, एक तरीका है याद करने का, तो आप ऐसा मत बोलना कि हमारे जनजाति हम इससे फॉलो करते हैं, हमारे पंचायत प्रमुख को आप ऐसा कैसे बोल दिए, प्लीज भैया याद कराने का तरीका है छात्रों को।
तो कोल जनजाति के पंचायत प्रमुख को गोहिया बोलेंगे, गोतिया भी बोल देते कहीं कहीं पर। देखो कुछ सोर्स में कुछ है, कुछ सोर्स में कुछ है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण के हिसाब से अंतर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे देखते हैं। उराव के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं महतो, ठीक है। खैरवार के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं महतो मांझी, और अबुझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं मांझी। तो एक साथ लिख दिया, उराव के महतो, खैरवार के महतो मांझी। देखो ये दोनों ऊपर मिलती है जनजातियां, ठीक है, दोनों ऊपर मिलती है। तो महतो मांझी, और मांझी भी ऊपर मिल रही है, तो पंचायत प्रमुख को बोल रहे हैं इनके, किसके, उराव और खैरवार के। अबुझमाड़िया जो नीचे की जनजाति है उसके पंचायत प्रमुख को मांझी कह रहा है, ठीक। कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं टोलादार। कहीं पर वो लोटादार भी है, तो लोटादार नहीं करके उसको टोलादार करिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो कहीं पर मिलता है ये लोटादार करके, नहीं, उसको टोलादार करिएगा, कोरवा। अब याद करने का तरीका, उसको लोटादार मैंने क्यों लिखा गलत है, तो देखो कोरवा मतलब पहाड़ी कोरवा करके ध्यान रखना। पहाड़ में लोटा धर के घी से, ठीक है, पहाड़ में लोटा धर के घी से, तो लोटा से लोटादार कर लेना। अब पहाड़ी से क्या आ जाएगा, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी में कोरवा हा लोटा धर के घी से। भैया सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं बार बार, ये तरीका है याद कराने का, ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। चलो, मुंडा के पंचायत प्रमुख, मुंडा जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं परहा राजा, ठीक है, परहा राजा। और कहीं कहीं पर हमको कर्ता करके भी पंचायत प्रमुख की जानकारी मिलती है। सोर्स भी बता देता हूं, कोई हर्ज नहीं मुझे। संजय अलंग या टी के वैष्णव जी की जो बुक आती है, फोटोकॉपी आती है, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको शेयर कर रहा हूं। तो परहा राजा या कर्ता, तो कैसे याद रखो, कोई मुंडा टूरा है, लपरहा है, बोला लपरहा राजा की थन, तो मुंडा टूरा लपरहा राजा है, तो लपरहा मतलब परहा राजा से लपरहा राजा कर लेना। कौन, मुंडा टूरा, ठीक। याद करने का तरीका भाई, ठीक है। चलो, खड़िया प्रधान बोलते हैं इनके पंचायत प्रमुख को, प्रधान। बिरहोर के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं मालिक। क्या होगा याद करने का तरीका, कोई बीर है, बीर मतलब वीर, कोई वीर है, शक्तिशाली है, उसको छत्तीसगढ़ी में बोल देते हैं वीर को बीर बोलते हैं, बीर। छत्तीसगढ़ी में जनरली व को ब बोल देते हैं, तो वीर को बीर बोलते हैं, बीर, ठीक है। तो बोलेंगे जो बीर है वो मालिक है, बीर हो मालिक, आप बीर हो मालिक, तो बीर हो मालिक, आप बीर हो मालिक, भगवान को बोल रहे हैं ऐसा, आप बीर हो मालिक, तो बीरहोर से मालिक याद आ जाएगा, ठीक है। मांझी है, मांझी, उसके पंचायत प्रमुख को बोलते हैं सियान। तो कैसे याद रखोगे, मांझी एक पिक्चर आई थी, ठीक है, जो पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाए थे, तो मांझी हा सियान हो के बावजूद पहाड़ला तोड़ी से, ठीक है। तो मांझी से सियान, ध्यान रखना, मांझी सियान। धनवार, धनिया, अतिक धन है मोर पास मैं धनवार हूं, अतिक धन है मोर पास मैं धनवार हूं, और धनवार हूं करके मैं धनिया लेता हूं, चटनी पीसता हूं, खाता हूं चटनी भात, ठीक। तो धनवार से धनिया ध्यान रख लेना, ध भी है, ठीक है। चलो अब देखो, बियार, नगेशिया, पंडो, ये बियार पंडो सरगुजा में, नगेशिया आपका रायगढ़ और जशपुर सरगुजा के साथ साथ, तो ये मेन सरगुजा और रायगढ़ में मिलने वाली जनजातियों के पंचायत प्रमुख को मुखिया बोलते हैं। तो वहां के लोग अपने पंचायत प्रमुख को मुखिया बोलते हैं, ठीक। ये समस्त जनजाति जिसमें आ रही है मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति, मंझवार भी आ रही है, अगरिया भी आ रही है, कोंद, कंवर, सौता, पौ, ये अपने पंचायत प्रमुख को गौटिया कहते हैं, गौटिया। किसी भी गांव के प्रमुख को भी गौटिया बोलते हैं, लेकिन ये अपने पंचायत प्रमुख को ही गौटिया बोलते हैं। तो आई होप याद हो रहा होगा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, बची हुई जनजाति उनके पंचायत प्रमुख को कमार, कुरहा, क से ध्यान रख लेना, कमार से कुरहा, ठीक है, कमार से कुरहा, अपने पंचायत प्रमुख को कुरहा कहते हैं। भुंजिया, इनके पंचायत प्रमुख को पुजेरी भी कहते हैं, पाती भी कहते हैं, पुजेरी या पाती, ठीक है, भुंजिया, पुजेरी, पाती, ठीक। चलो, मुरिया अपने पंचायत प्रमुख को बोलते हैं पटेल, जबकि बैगा अपने पंचायत प्रमुख को बोलते हैं मुकद्दम, ठीक है, मुकद्दम ऐसा टाइप का है वो, देख लो, मुकद्दम, ठीक। मुकद्दम पटेल मुरिया जनजाति के पंचायत प्रमुख, जबकि बैगा के पंचायत प्रमुख मुकद्दम, ठीक। परजा जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं मडुली। कैसे याद रखेंगे, पर मैं जा रहा था मडुली द्वीप देखने। मडुली द्वीप किधर है, उत्तर पूर्व में। मडुली द्वीप माजुली द्वीप के नाम से भी जानते हैं उसको, तो माजुली द्वीप से मडुली, ध्यान रख लेना। पर मैं जा रहा था मडुली देखने, तो पर मैं जा रहा था, तो परजा कहां जा रहा था, मडुली द्वीप देखने, तो परजा से मडुली आपको अब याद रहेगा। गोंड जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोलते हैं राजा,
क्लियर? ठीक है, बढ़े। आइए, प्रमुख बोली और उनके क्षेत्र। छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख बोलियां हमको देखनी है। केवल छत्तीसगढ़िया बोली नहीं, बहुत सारी जनजातियों की बोली होती है और उनके कौन कौन से छत्तीसगढ़ में क्षेत्र हैं, इसको भी हमको देखना है दोस्तों। बार बार मुझे कैमरे के पास आना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की। ठीक है, देखो, सर्वाधिक बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? एक है गोंडी, एक है हल्बी, एक है उराव। ये तीन जो बोलियां हैं ज्यादा बोली जाती है। बस्तर अंचल की बोली कौन सी है? बस्तर अंचल की बोली में ये सारे जितनी जनजातियां उनकी बोली, जैसे गोंडी, हल्बी, दोरली, भतरी, परजी, गदबा, माड़िया, ये सारी बोलियां बस्तर अंचल की बोली है। लेकिन अगर पूछ दे बस्तर अंचल की संपर्क भाषा कौन सी है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, उसको हल्बी। हल्बी, बस्तर के लोग संपर्क किससे करते, किस बोली के माध्यम से? तो हल्बी से। ठीक है, साथ ही साथ बस्तर की सरकारी बोली भी क्या है? हल्बी है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा बोली है, भाषा नहीं बोली। हल्बी के बारे में और जानकारी देख लेते, चलिए लगे हाथ। किस बस्तर की बोली में संस्कृत का समावेश है? हल्बी में, क्योंकि जो हल्बी भाषा है, क्योंकि जो हल्बी बोली है, भाषा नहीं, माफ करो, जहां भाषा होगा वो बोली होगी, बोली होगी। तो हल्बी बोली में किसका किसका सम्मिश्रण है? संस्कृत का है, मराठी का है, तेलुगु का है, छत्तीसगढ़ी का है। तो ये सभी भाषाओं से मिलकर बनी है हल्बी, उससे प्रभावित है मतलब। ठीक है, तो बस्तर की बोली में किस बोली में संस्कृत का समावेश या उससे प्रभावित नजर आती है? वो है हल्बी भाषा। हल्बी के संबंध में और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली से जन्म लेने वाली जो बोली है वो भी हल्बी ही है, क्योंकि देखो इसमें एक छत्तीसगढ़ी भी आ रही है, हल्बी, जिससे प्रभावित है। क्लियर? तो ये हल्बी के संबंध में हमने संपूर्ण जानकारी देख ली। ओडिया से प्रभावित कौन सी बोली है बस्तर की? तो भतरी, बहुत इंपॉर्टेंट। भतरी में उड़िया का प्रभाव करके हम देखते हैं, जब लोक नाट्य देखते हैं भतरी में उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये वही भतरी है। आगे देखो, भतरी बोली किन दो बोलियों का सम्मिश्रण है? अब ये भतरी के बारे में बोल रहे हैं, कौन से दो बोलियों का सम्मिश्रण है? हल्बी के साथ अगर ओडिया मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो भतरी बन जाता है। तेलुगु से प्रभावित कौन सी बोली है? तो दोरली या डोरली, एक ही मतलब है। जशपुर क्षेत्र की बोली को बोलते हैं सदरी, जशपुर क्षेत्र की बोली को बोलते हैं सदरी, जबकि सुकमा क्षेत्र की बोली को बोलते हैं दोरली। ये दो अलग अलग है, एक ही नहीं है। देखो, जशपुर क्षेत्र की बोली को सदरी कह रहे हैं, जबकि सुकमा क्षेत्र, सबसे दक्षिण क्षेत्र की बोली को कह रहे हैं दोरली। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, जनजाति और उनकी बोलियां। तो कौन सी जनजाति क्या क्या बोली बोलती है? अब जनजाति के हिसाब से स्पेसिफिक बोली देखते हैं, है ना, कौन सी जनजाति कौन सी बोली बोलती है। उराव तो हमको पता है, कुड़ुक, ये सदरी भी बोल देती है। ठीक है, देखो नगेसिया, नगेसिया, नगेसिया भी बोलेंगी सदरी। देखो सदरी हमने बोली जशपुर क्षेत्र की बोली, और जशपुर क्षेत्र में ये सब आसपास जनजातियां पाई जा रही है ना, तो सदरी बोली भी बोलेंगी। क्लियर? भारिया जनजाति बोलेगी भसोटी या भरियारी, नाम से क्लियर है, भरियारी या भसोटी। ठीक। सौता जनजाति बोलेगी ओडिया, सौता, ओडिया बोलेगी, ओडिया, सौता, क्योंकि आपने किधर देखा था? ये आपने छत्तीसगढ़ की पूर्वी तरफ देखा था, पूर्वी तरफ क्या है? उड़ीसा है। ठीक। कंवर जनजाति बोलेगी छत्तीसगढ़ी या सदरी, कंवर भी सदरी बोल देती कई बार। कोंद कुई जनजाति बोलेगी, इसको तो पहले ही बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। कंडरा जनजाति छत्तीसगढ़ी बोलेगी, माड़िया जनजाति भरोटी बोलेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुड़िया जनजाति कोयतुर बोली बोलेगी, एक कोयतुर बोली भी होती है प्रजाति के साथ साथ, और अबुझ माड़िया माड़ी बोली बोलेगी। ठीक है। बाकी ये सारी जनजाति अपने जनजाति के नाम के हिसाब से बोली बोलती है, जैसे पंडोप पंडोप बोलेगी, भतरा भतरी जनजाति बोली बोलेगी, बोली भी है ये सारी। परजा परजी बोली बोलेगी, कोल कोली बोली बोलेगी, कोरवा कोरवी, गोण गोणी बोली बोलेगी, हलवा हल्बी बोली बोलेगी, और धुरवा धुरवी बोली बोलेगी। ठीक है। तो अच्छे से क्लासीफाई करके लाओ भैया, कंटेंट बनाने में मुझे 5 दिन लगे। अब बोलोगे सर ये तो पहले से अवेलेबल है, इस तरीके से अवेलेबल नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा सराहोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप सराहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी चलूंगा मैं। जनजातियों के परंपरागत कार्य, इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लगभग हमको पता होता है। जैसे देखो कोरकी कोरकू, भूमि खोदने का कार्य। कोड रे कोड, भूमि ला कोड, कोड़ना मतलब क्या? उखाड़ना, मतलब खोदना, कोड़ना मतलब, तो कोरकू मतलब भूमि खोदने का कार्य कर रहे हैं। कोल जो है कोयला निकालने का कार्य, तो कोल से तो कोयला ही पता होता है ना, वही कोयला निकालने का ही कार्य करते हैं वो। खैरवार कत्था निकालने का फेमस है। पंडोप कांस्य शिल्प और कृषि कार्य करते हैं। ओझा गुण गोदना गोदने का कार्य। पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार। बिरहोर बांस शिल्प कला, बांस के बर्तन का कार्य, रस्सी निर्माण, ये सब करते हैं बिरहोर। धनवार भी बांस शिल्पकार, एक काम करना, बांस कला या बांस शिल्पकार जो है उससे संबंधित कौन कौन सी जनजातियां हैं लिख लेना एक साथ, काम आसान बन जाएगा। खड़िया पालकी ढोने का कार्य, इसको मैंने एक तरीका बताया था अपने क्लास में। पालकी हा खड़िया होगे, पालकी हा खड़िया होगे, खड़िया मतलब खंडित होना बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ी में खड़िया बोलते हैं। तो पालकी हा खंडित होगे, खड़िया होगे,
तो खड़िया से आपको पालकी ढोने का कार्य याद आ जाएगा ऐसा। कंवर सैन्य कार्य, ये पूछा गया था कि सैन्य कार्य कौन करते हैं, कंवर जनजाति। ठीक है। अगरिया लौह शिल्प का कार्य करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा, क्यों काम आएगा आगे देखेंगे। अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं ये। बैगा जनजाति बीमारी बाधा जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का काम करते हैं, तो पता है आपको। प्रधान गाथा कायन कार्य करते हैं, संगीत कार्य। ठीक है। ये जो हम नीचे हमने एक इतिहास में पढ़ा था ना, वंश का नाम याद नहीं आ रहा है, काकतीय वंश, उनके गाथा गायन संगीत का कार्य करते थे प्रधान जनजाति के लोग। ठीक, उनके साथ आए थे। संवरा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं संवरा जनजाति के, सौता नहीं संवरा। ठीक है। कंडरा बांस का बर्तन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कमार फिर से बांस शिल्प, मैंने बोला बांस शिल्प वाले एक साथ आप लिख लेना। ठीक। भतरा सेवक कार्य है, सेवक है, सेवक भतरा जनजाति के लोग सेवा कार्य करते हैं। हलबा कृषि कार्य करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, चिवड़ा या पोहा भी बनाते हैं। शिकारी छिंद पत्ते से चटाई टोकरी झाड़ू बनाते हैं। मुड़िया कास्ट लौह शिल्प, कास्ट देखो लौह शिल्प देखे होगे, मूर्ति कला, ये सब बस्तर में देते, तो बस्तर आर्ट्स के नाम से, तो ये मुड़िया जनजाति याद रहेगी। कास्ट कला भी करते हैं वो सारे। इसके पहले भी देखो लोक कला संस्कृति के संबंध में सब वीडियो बन चुका है, लिंक शेयर कर दूंगा मैं, चाहे वो व्यंजन का हो, चाहे शिल्प कला का हो, छत्तीसगढ़ी शिल्प का हो, ठीक है, वाद्य यंत्र को, ये सब का वीडियो बन चुका है चैनल पे ही है, आपको शेयर करवा देंगे। वैसे देख भी लियोगे आप। अबूझ माड़िया कास्ट शिल्प करते हैं। धुरवा जनजाति कृषि पर निर्भर रहते हैं, गन्ना से निर्मित वस्तुओं को विक्रय भी करते हैं। परजा पशुपालन बाल शिल्प कला और गदबा घरेलू कार्य। कुछ लोग बोलते हैं सर आप तो पढ़ रहे हो डायरेक्ट, अरे भैया रिवीजन के लिए तुम्हारे, पढ़ूंगा नहीं तो और क्या करूंगा, जल्दी करना ना। चलो, और पढ़ नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं भी, साथ साथ ट्रिक भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखो। गोदना, गोदना, गोदना शिल्पकार कौन होते हैं, कुंजर, बंजारा, ओझा। इसमें से कुछ जाति हैं, कुछ जनजाति है, जैसे कुंजर और बंजारा जाति है, ओझा गोण मतलब जिनको बोलते हैं वो जनजाति है। तो ये सारे शिल्पकार है, गोदना कार्य करते हैं। गोदना प्रिय, किसको सबसे ज्यादा प्रिय है गोदना? अब ये गोदना मतलब ये टैटू, छत्तीसगढ़ी टैटू, जो फोटो भी देख पा रहे हो, फोटो भी लाया हूं, बैगा जनजाति को बहुत प्रिय है। सर्वाधिक गोदना गोदवानी वाली जनजाति कौन सी है? कमार। और यहाँ की जो स्त्री थी, कमार जनजाति की जो स्त्रियां होती है अपने कंधे पे मोर की आकृति बनवाती है, फैक्ट। ठीक। झेला गोदना मतलब एक आभूषण होता है झेला, उस आभूषण के हिसाब से उसके उस आभूषण के जैसा जो गोदना होगा ना, उसको झेला गोदना बोलेंगे। ये बैगा जनजाति की महिलाएं जो है अपने शरीर पर बनवाती हैं बादी जाति की महिलाओं द्वारा, मतलब ये झेला गोदना का कार्य करती है। और गोदवाता कौन है? बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर। अनुसूचित जाति देवार द्वारा भी गोदना का कार्य किया जाता है, मतलब ये भी गोदना गोदने का कार्य करते हैं। तो कुंजर बंजारा यहीं पर लिख देते हैं, देवार यहीं लिखते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ के, ये प्रश्न आया था एग्जाम में डायरेक्ट, कौन से गांव की महिलाएं जो है गोदना गोदने का कार्य करती है, कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जामगला गांव की महिलाएं गोदना के लिए प्रसिद्ध है। ये फोटो, गोदना किसको बोलते हैं? देखो पूरा हाथ पैर में जो टैटू है ना, छत्तीसगढ़ी टैटू, उसको गोदना बोलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे फ्रेंड्स, आइए। चलिए, 1 घंटे का समय हो चुका है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा, थोड़ा सा नहीं काफी रखना पड़ेगा फिलहाल तो। जनजाति के देवी देवता फटाफट देखते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछ देते हैं। इस राज्य की जनजातियां परलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानती है। बोंगावाद, देखो एक होता है बोंगावाद, बोंगावाद मतलब परलौकिक शक्ति में बिलीव करना, बोंगावाद बोलते हैं। ठीक है, टोटमवाद भी बोलते हैं उसको, क्लियर है? चलो। कोल जनजाति के देवता को बोलते हैं हरदौल। तो कैसे? देखो, जिसके पास कोल है मतलब कोयला है, उसके पास हर दौलत है, कुछ भी खरीद सकता है, तो कोल से हरदौल याद हो जाएगा। ठीक है। मुंडा सिंह बोंगा इनके देवता। सिर्फ, भगवान मुझे माफ करे, सिर्फ ये याद करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, कोई गुस्ताखी नहीं हो रही मेरी तरफ से। देखो, जो मुंडा है उसके सिर में सिंह निकल गया और सिंह से किसी बोंग दिया, जाके बोंग दिया मतलब गोप दिया, जैसे चाकू से बोलते हैं ना, भोंग दिस मोला, छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं समझते होंगे। तो मुंडा हा अपन सिर में सिंह लगा के बोंग दिस, तो मुंडा से सिंह बोंगा याद हो जाएगा। उराव से सरना देवी इतना फेमस है कि मैं अलग से इसमें कोई ट्रिक बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। धर्मेश, ध्यान रखना, धर्मेश कौन है? सूर्य देवता। ठीक, चलो आगे देखो। कोरवा खुड़िया रानी। अभी देखो एक चीज मैं और समझा रहा हूं, अगर इस वीडियो में चलते चलते कुछ अगर समस्या आ गई, क्या है कि इतना लंबा वीडियो कई बार कैमरा सपोर्ट नहीं करता, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना के दे दूंगा। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बना के दे दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में समाप्त करूं। ठीक है, कुछ चीजों को आप डायरेक्ट भी रिविजन कर सकते हो, मैं ऐसा मानता हूं। चलो, अगरिया के देवता कोरवा के खुड़िया रानी बहुत प्रसिद्ध है, कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करना है। अगरिया के जो देवता है उसको बोलते हैं लोहासुर। देखो, अगरिया जनजाति मैंने बोला था, याद रखे रहना, काम आएगा। कार्य क्या है इनका? लोहा को गलाकर
ये कार्य करते हैं, अपना लोहे से संबंधित कार्य करते हैं। और लोहे से संबंधित कार्य करते हैं तो इनके देवता भी कौन होंगे? लोहासुर, अगरिया जनजाति। ठीक। गोण के दूल्हा देव लिंगोपेन, बहुत इजी। बूढ़ा देव भी होते हैं, कहीं पर देखे होंगे आप। ठीक। बिरहोर के सूर्य देवता है, ठीक है, बिरहोर के सूर्य देवता है। धर्मेश भी सूर्य देवता थे उरांव के। क्लियर। कंवर के इतने फेमस है सगराखंड की, आपको अलग से नहीं डायरेक्ट करना है। बैगा के बूढ़ा देव है, बिल्कुल। ठाकुर देव भी है, लिख लेना। ठीक। बिंझवार के विंध्यवासिनी देवी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा घटवालीन आपको एक्स्ट्रा करना है। किसके? बिंझवार के देवता, आराध्य देवी देवता। ठीक। भद्रा के शिकार देव, शिकार देव। क्लियर। ये क्या चीज है? देखो ये अंगा देव है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, और ये है खुड़िया रानी। ठीक है, बढ़े आगे। कमार जनजाति के छोटे माई बड़े माई, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ वामन देव और कचना धुरवा, जैसे आप गरियाबंद जाएंगे, गरियाबंद में क्या कमार जनजाति बताया मैंने आपको। गरियाबंद की तरफ आगे बढ़ेंगे आप, गरियाबंद जाते हुए रास्ते में ही पैरी नदी के तट पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कचना धुरवा का एक मंदिर है, फेमस मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर गरियाबंद जाने से पहले रुकते हैं लोग और वहां पर प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो कचना धुरवा का मंदिर है। कमार जनजाति से ध्यान रखना, गरियाबंद बोल दिया और गरियाबंद बोल दिया तो कमार जनजाति। मुड़िया जनजाति के जो आराध्य होते हैं अंगा देव, यही अंगा देव है। ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। चलायमान देव स्थान बोलते हैं। चलायमान देव स्थान मतलब ये एक स्थान है देवता का, ये स्थान है देवता का, उठाकर ले जाया जाता है, इसमें देवता वास करते हैं ऐसा बोलते हैं। तो अंगा देव, इसी को ही अंगा देव मान लेते हैं, चलायमान देव स्थान को ही देव मान लेते हैं। और इसके ऊपर जो एक्चुअली में देव वास करते हैं उस देव का नाम है पाट देव, जो आगे बताऊंगा, पूरा रीजन के साथ क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है। अबुझ माड़िया के देवता ठाकुर देव, तालुर मुंते, बहुत फेमस। क्लियर। अब नृत्य से संबंधित देवी देवता एक बार रिवीजन कर लेना। कर्मा नृत्य से संबंधित करम सेनी, घोटुल नृत्य, कक्सार नृत्य से संबंधित जो घोटुल में होता है लिंगोपेन, पहले ही देखा। माओ पाटा नृत्य सिरहा देव, माओ पाटा शिकार से संबंधित देव नृत्य है, सिरहा देव। ये नृत्य से संबंधित जब कोई नृत्य होता है ना, पर्टिकुलर जनजातीय नृत्य, उसमें जो नृत्य देवता स्थापित किए जाते हैं वो उनके बारे में देख रहे हैं। खंभ स्वांग खंडरा देव, शैला नृत्य आदि देव, मड़ई पर्व अंगा देव बस्तर। ठीक। मातर त्योहार खोंड देव, इंपॉर्टेंट पूछ देगा, मातर जो मनाते हैं उसमें देव कौन से हैं, आराध्य कौन से? खोंड देव। वृक्षों से संबंधित देवी देवता, कुछ वृक्ष से संबंधित देवी देवता होते हैं, जैसे शीतला माता। शीतला माता हर गांव के तालाब के पास मिल जाएंगी, और वहीं पर एक महुआ का पेड़ भी होता है लगभग। ठीक है। तो महुआ पेड़ पर माना जाता है कि शीतला देवी निवासरत होती है। दंतेश्वरी माता से संबंधित जो वृक्ष है वो है बांस या महुआ। ठीक है, माफ करो, बांस या महुआ। रूपशीला देवी जो है उससे संबंधित जो वृक्ष है वो बांस है, तो बांस का एक साथ कर लेना। दंतेश्वरी देवी भी है, रूपशीला भी है, हिंगलाजिन भी है, ये सारी देवी देवता आराध्य है। सिंहराज या कोंडराज, शीशम का तना। ठीक है। खूटा देव, साजा का तना, और ठाकुर देव से संबंधित वृक्ष है पीपल। इंपॉर्टेंट, सारा सब कुछ है इंपॉर्टेंट, बार बार नहीं कहूंगा। बढ़े आगे। तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा का समय हो चुका है, स्लाइड हुए मात्र 2680 है हमारे पास। चलो थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करता हूं मैं और। ओके, ठीक है। चलो, बस्तर के राजा पाट देव, ये देखो बताया ना मैंने, अंगा देव बोल दिया। वो चलायमान देवस्थान जो लकड़ी के बनाए जाते हैं, वहां पर देवता को एक स्थान से दूसरे स्थान बस्तर में ले जाया जाता है, वो खुद एक देव हो गए, लेकिन उसके ऊपर जिस देवता का वास होता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं, तो वो उसको पाट देव बोलते हैं। तो देखो ये अंगा देव नजर आ रहे हैं, इस पे जो देवता वास है वो है पाट देव। क्लियर पूरा सब कुछ? ठीक। तो ये स्थापित कहां होता है? जगदलपुर। राजा भैरम देव द्वारा शुरू किया गया था, बेल की लकड़ी से बनाए जाते हैं ये। तो अंगा देव किससे बनाए जाते हैं? बेल की लकड़ी। पाट देव के बारे में भी बोलेगा तो बेल की लकड़ी। क्लियर एकदम सब कुछ? ठीक। नारायणपुर में मूल निवास स्थान इसका, मतलब इनका मूल स्थान जो देवता का। बस्तर के पितृदेव को बोलते हैं डूमा देव, ये बस्तर के पितृदेव हैं। गांव के किसी एक क्षेत्र में सब महिलाएं बैठती है पूजा सामग्री लेकर, वहीं पर उस स्थान को पितृदेव का स्थान बोलते हैं, और वहां पर जो पितृदेव आते हैं उनको बोलते हैं डूमा देव। डूमा देव। क्लियर है एकदम? किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही पितृदेव आते हैं तो उनको डूमा देव कहते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है। तो डूमा देव क्या है? पितृदेव है, पितृदेव। चलो बढ़े आगे। जनजाति स्तंभ, किसी की याद में कुछ स्तंभ गाड़ देते हैं, जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसको दफना देते हैं, वहीं पर कुछ स्तंभ गाड़ देते हैं। या फिर ये केवल मृतक स्तंभ नहीं होते, यहां पर कुछ अगर त्योहार मनाया जाता है, कुछ नृत्य किया जाता है, तो वहां पर भी स्तंभ गाड़ने की प्रथा है जनजातियों में। तो कुछ स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन सी जनजाति गाड़ती है ये भी देखेंगे। तो देखो, कोरकू जनजाति मेघनाथ स्तंभ स्थापित करती है। ठीक है। पर्व से संबंधित भी है, ध्यान रखे, किसी मृत्यु हो जाने पे मृतक स्तंभ के तौर पे भी है, ये मिक्स है। मुरिया जनजाति घोटुल स्तंभ स्थापित करती है, घोटुल में। ठीक है। भतरा जनजाति सेमल स्तंभ स्थापित करती है, इंपॉर्टेंट।
अबुझ माड़िया, हनाल गट्टा, ये एक मृतक मृतक स्तंभ है। ये जो हनाल गट्टा है, हनाल गट्टा, हनाल गट्टा, इसको अनाल गड्ढिया भी बोलते हैं, एक अलग सोर्स में मिलता है अनाल गड्ढिया के नाम से, ठीक। और भील जनजाति गाथा स्तंभ गाड़ते हैं। तो माड़िया, मुड़िया, कोरकू मृतक स्तंभ लगाते हैं। तो देखो ये बोल दिया है। अब यहां पर माड़िया लिखा है तो अबुझ माड़िया भी आएंगे ये सारे। क्लियर? तो कुछ मृतक स्तंभ बोलते हैं, कुछ पर्व से रिलेटेड स्तंभ भी होते हैं, नृत्य से संबंधित स्तंभ भी होते हैं। जनजाति का निवास स्थान, माड़िया निवास स्थान मतलब जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? माड़िया जनजाति जिस घर में रहते हैं उसको बोलते हैं वेडू कुरमा। ऐसी झोपड़ी जहां पर माड़िया जनजाति के लोग रहते हैं उसको वेडू कुरमा बोलते हैं। कोरकू या भाया जनजाति जहां रहते हैं उसको ढाणा बोलते हैं। और दोरला जनजाति जहां पर जिस झोपड़ी में रहती है उसको बोलते हैं दोरभूम। मतलब अपने घर को बोल रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट। सूर्य देवता से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो आपको एक बिरहोर बताए थे, उराव बताए थे। उराव के देवता को धर्मेश बोलते हैं जो सूर्य देव ही है। बिरहोर के भी आराध्य सूर्य देवता ही है, बता दिया मैंने, दो याद कर लो। और गोंड या बैगा जनजाति के नारायण देव भी आराध्य है, ठीक है। और कोंद जनजाति के भी बेला या बुरा पेन्नू जो एक सूर्य देव ही है, कोंद जनजाति से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर लो। अब देखो यहां से कंटेंट चोरी हो जाएगा। मैं एक ऑथेंटिक सोर्स का नाम बताता हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है मैं कहां से लिया हूं बताने में, ठीक है। राकेश यादव जी की बुक, इस वीडियो में खुला कहता हूं क्योंकि वो असली मेहनत करते हैं अपने कंटेंट के पीछे। कुछ मतलब ये उनका भी बनाया हुआ नहीं है, उन्होंने भी कहीं से देखा, हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गई, पुरानी बुक आती थी, वहां से भी मैंने सोर्स लिए। तो उनका सोर्स और मेरा सोर्स मिलता जुलता था, तो मैं भी उसी तरीके से मेहनत करके अपने स्टूडेंट को सोर्स देता हूं। तो अगर आपको बुक प्रीफर करनी है तो राकेश यादव जी की बुक अभी अभी मार्केट में आना शुरू हुई है, बहुत अच्छी कंटेंट है उसमें, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। और यहां पर का देखना कंटेंट चोरी हो जाएगा उस बुक में जिसको आप अंधा फॉलो करते हैं, ठीक है, और मानते कि वो बुक सर्वश्रेष्ठ है, वो उनका मेहनत है, नहीं, ठीक है। बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूं, समझ गए होगे आप। गोत्र या गण चिन्ह, देखिए कोई भी जनजाति जो है अपना उद्गम गोत्र किसी पशु पक्षी कोई चिन्ह को मानती है, उसको गोड़ या गण चिन्ह कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उन्हीं को पढ़ते हैं, उनको टोटमवाद भी कहते हैं इस चीज को, टोटमवाद। तो उनके कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर ना देवताओं का विभाजन भी होता है, वर्गीकरण। जैसे एक होते हैं नालुंग पेन, सयुंग पेन, सारुंग पेन, येरुंग पेन। नालुंग पेन कहते हैं 4 देवताओं को पूजने वाले, ठीक है। सयुंग पेन 5 देवताओं को पूजने वाले, सारुंग पेन 6 देवताओं को पूजने वाले, और येरुंग पेन 7 देवताओं को पूजने वाले। 4 5 6 7, नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख लेना। जनजाति अपना उद्गम टोटम नामक विशेष तत्व को मानते हैं, एक चिन्ह मानते हैं, पशु पक्षी कोई चिन्ह कोई आराध्य, टोटमवाद कहते हैं उसको, ठीक है। गोत्र की विशेषता क्या है? बहिर्विवाह सामान्य पूर्वज एक पक्षी प्रकृति। बहिर्विवाही मतलब अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, वो जनरली हिंदू में भी होता है, हिंदुओं में, कि वो अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, जनजातियों में भी होता है। बहिर्विवाही, बहिर्विवाही का मतलब दूसरे गोत्र में, सेम गोत्र में शादी इनके में भी नहीं होती, जनजातियों में भी नहीं होती है। हाँ, ममेरे फुफेरे चचेरे इसमें भाई बहन में शादी हो जाती है, लेकिन एक गोत्र में नहीं होती। क्लियर? चलो, जनजाति और उनकी उत्पत्ति एक बार पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। जैसे देखो, काग भगोड़ा खेत में जो लगाए जाते हैं बंदर पक्षियों को भगाने के लिए, एक पुतला, काग भगोड़ा बोलते हैं। कोरवा जनजाति अपना उद्गम यहां से मानते हैं। किवदंती है कि कहां से उद्गम मान रहे हैं। पंडो जनजाति पांडव को अपना पूर्वज मानते हैं, उनसे उत्पत्ति मानते हैं। बैगा, नागा बैगा मानते हैं उत्पत्ति। मंझवार, एक एक बार पढ़ लेना, एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। भुंजिया के लोग क्या जनजाति अपना उद्गम कहां से मानते हैं? भगवान शिव के चिलम से निकली आग में 2 मूर्तियों के जलने से उद्गम जो हुआ जिस जनजाति का, वो है भुंजिया। तो देखो, जलने से हुआ तो भुंजिया, भुंजागे, जर के भुंजागे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, बुरा मत मानना प्लीज, मैं बार बार बोलना चाहता हूं, है ना, बोलना पड़ता है मुझे। तूमा मतलब होता है कद्दू, नहीं माफ करो, तूमा मतलब होता है लौकी। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने दिया था शिल्प वाले, उसमें मैंने तूमा को लौकी बोल दिया था, सही तो है? नहीं, तूमा को मैंने कद्दू बोल दिया था, ठीक। तो लोगों ने कमेंट किया था, सुधार दिया था, ठीक है मैं सुधारता हूं। तूमा मतलब होता है लौकी, गोल वाला। तो तुम्बा से मानते हैं अबुझ माड़िया अपनी उत्पत्ति। तो एक एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाण से उत्पत्ति मानते हैं कंडरा जनजाति के लोग। देखो, बिंजवार का जो प्रतीक चिन्ह है वो तीर है, लेकिन बाण मतलब तीर या कांड से उत्पत्ति कंडरा जनजाति के लोग अपना मानते हैं, ठीक है भाई। एक एक बार पढ़ लेना। पेय पदार्थ, देखो एक बार फटाक से रिवीजन कर लो, मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। जनजाति के पे ये जो पुरुष चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सल्फी का वृक्ष है, और यहां पर ये टंगी हुई है सल्फी, बस्तर की बियर, बस्तर की शराब, बियर, सल्फी बहुत फेमस।
तो देखो सल्फी मुड़िया माड़िया जनजाति बस्तर से संबंधित है, ये सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं, सल्फी का वृक्ष है, ये व्यक्ति इस पे चढ़ा हुआ है सल्फी निकालना है। ठीक, ताड़ी जो है बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है, ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हाड़िया कोरवा जनजाति गोंदली कुटकी और बाजरे के अनाज से बनती है। छिंदरस माड़िया और अबूझ माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है, छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पेज चावल को जब उबाला जाता है, चावल को पकाया जाता है, तो उसका जो पानी होता है पक जाने के बाद उसको पेज बोलते हैं। ये गोंड जनजाति के लोग पीते हैं इसे। ठीक है, कोसमा उराव जनजाति के लोग पीते हैं, बहुत फेमस है। कोसम बीज व पके चावल बासी से ये बनता है। ठीक है, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा भी कहते हैं। एक और पेय पदार्थ होता है लांदा, बस्तर में चावल से निर्मित होता है लांदा, बहुत ही गाढ़ा होता है ये। ठीक है, तो ये पेय पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी कराना पड़ रहा है। आगे जनजातियों का युवा गृह, ये जो नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है, ये घोटुल नजर आ रहा है। युवा गृह क्लब, जैसे हम जाते हैं ना पब वगैरह शहर में, वहां पर इस तरीके से क्लब होता है या पब होता है, जिसको घोटुल कहते हैं बस्तर में। ठीक है, मुड़िया या माड़िया जनजाति के संबंध के लिए, मतलब के संबंध में क्या होता है, यहाँ पर आराधना भी होती है, नृत्य भी होता है, महोत्सव भी मनाए जाते हैं, लोग जीवन साथी का चुनाव भी करते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो वास्तविक नाम इसका गोटुल है, वहीं से हुआ। इसका अर्थ है गंगा स्थल अर्थात विद्या स्थल। देखो नाम है विद्या स्थल गोटुल का। एकदम मदद करना कि मौज मस्ती के लिए जाते हैं आदिवासी, यहाँ पर सब कुछ होता है, आराधना होती है, जनजातियों के जो परंपरा है वो सब बताए जाते हैं, यहाँ पर संस्कृति सिखाई जाती है, सब कुछ होता है इधर। यहाँ पर पुरुष सदस्य को चेलिक बोलते हैं, जबकि महिला सदस्य को मोटियारिन बोलते हैं। इतने बार प्रश्न आ चुका है जिसको आपको पता होना ही चाहिए। घोटुल के प्रमुख, यहाँ पर प्रमुख भी होते हैं, जो इनके हेड होते हैं। पुरुष सदस्य हेड को बोलते हैं सिरेदार, महिला सदस्य के हेड को बोलते हैं बेलोसा। ठीक है, प्रमुख नृत्य यहाँ पर क्या क्या होता है, हुल्की पाटा, मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। अन्य युवागिरी में अन्य जनजातियों की युवागिरी को क्या क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर करेक्शन है जो आपके जो फेमस बुक है ना उससे। देखो उराव जनजाति के धुमकुरिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके पुरुष सदस्य को बोलते हैं धांगड़, महिला सदस्य को बोलते हैं धांगरेन। यहाँ पर भी उराव के युवागिरी धुमकुरिया में प्रमुख होते हैं। पुरुष मुखिया को बोलते हैं धांगर महतो, महिला मुखिया को बोलते हैं बारकी धांगरेन। बिरहोर के युवा गृह को क्लब को कहते हैं गितिओना, गितिओना, बिरहोर गितिओना। कोंद जनजाति के युवा गृह को बोलते हैं धांगड़ा घर, अगर वो पुरुष वहां जा रहे हैं, महिला जा रही है तो उसको धांगड़ी घर। यहां पर ये जो दो जनजातियों के लिए युवा गृह है वो इंटरचेंज आपको मिलेगा, जो एक आध सोर्स है ना बिना वेरीफाइड वाला, उसमें अच्छे सोर्स से देखोगे तो भारिया का युवा गृह होता है रंगभंग, और भूइया या भुंजिया जनजाति की युवा गृह को बोलते हैं घसरवासा। कैसे याद करोगे, देखो भूइया, भूइया में क्या करोगे, पैर में कुछ लग जाओगे तो घसरोगे ना, घसरोगे इसमें भूइया में। घसरना मतलब रगड़ना, पैर में कुछ लगे तो किसमें रगड़ोगे, घसरोगे। भूमि में घसर रहे हैं तो घसरवासा से भूइया याद रख लेना, भूमिया से भुजिया याद रख लेना। क्लियर। और भारिया से रंगभंग, बड़ा भारी रंगभंग रही से, बड़ा भारी रंगभंग रही से उमेर, रंगभंग भारिया, याद हो गया। परजा और धुरवा के युवा गृह को कहते हैं कंबाइन फॉर्म में धांगा बक्सर, धांगा बक्सर। कैसे याद रखेंगे धांगा बक्सर, देखो परजा धुरवा बस्तर में पाई जाती है, तो बस्तर से बक्सर, बस्तर से बक्सर, तो बस्तर में जो युवा गृह रहेगा वो तो एक घोटुल है ही, लेकिन परजा धुरवा जो कि बस्तर में भी है, पानी जाने वाली जनजाति है, इनके युवा गृह को धांगा बक्सर कहते हैं। क्लियर। अबुझ माड़िया के अलग से युवा गृह को कोसी घोटुल या घोटुल भी कहते हैं। तो देख लिए बालकों को, जो छोटे बालक होते हैं उनको लेओर तथा बालिकाओं को लेस्कू कहते हैं। यहां पर पूछ देगा घोटुल में जो बालक होते हैं कम उम्र के, क्या कहते हैं उनको, लेओर, और बालिकाओं को लेस्कू। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे सारे स्थानांतरित कृषि करते हैं लगभग जनजाति जो है, मतलब स्थान चेंज करके स्थानांतरित कृषि। बैगा और पंडो जनजाति करती है बेवरा या बेवार कृषि, ये कृषि की पद्धति है। ठीक है। गोंड जनजाति करती है धारिया या बेवार। भतरा दहिया और कमार दाहिया या दाही, इसको दाही भी बोल देते केवल। कैसे याद रखें, भतरा कमार, भतरा, रा में आ की मात्रा, इसमें रा में आ की मात्रा नहीं है। जिसमें आ की मात्रा है वो दहिया है, मतलब इसमें आ की मात्रा नहीं रहा है। जिसमें आ की मात्रा है जनजाति में, उसकी कृषि पद्धति में आ की मात्रा नहीं है। जिस जनजाति में आ की मात्रा नहीं है उसकी कृषि पद्धति में आ की मात्रा है। ऐसे कर लो दहिया और दाहिया में। क्लियर एकदम। कोरवा जनजाति के कृषि पद्धति को बोलते हैं देवारी। अबुझ माड़िया की कृषि पद्धति को बोलते हैं पेद्दा, और माड़िया के भी कृषि पद्धति को बोलते हैं पेद्दा। ठीक है। पेद्दा कृषि क्या होती है, पहाड़ के ढलानों में समतल करके जो कृषि की जाती है उसको पेद्दा कृषि बोलते हैं। मुड़िया जनजाति का पूछे तो पेद्दा कृषि भी करती है। ठीक है। पारिका कृषि भी करती है।
ठीक है, मरहान कृषि भी करती है, मरहान कृषि। तो ये मुड़िया जनजाति की कृषि ऐड कर लेना है। ठीक है, दिप्पा चलो कर देते हैं, मुड़िया की, मुड़िया जनजाति के बता रहे, दिप्पा, मरहान, पारिका या पारका और पेद्दा, ये सब मुड़िया जनजाति करती है। ठीक है, मुड़िया ऐड कर लेना। जनजातियों में प्रचलित विवाह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं क्विक बढ़ने चाहूंगा। देखो यहां पर से प्रश्न पूछा, देखो एकल विवाह, जब मैं कोई एक व्यक्ति किसी एक ही से शादी करता है एक समय पे, उसको एकल विवाह बोलते हैं, इंग्लिश में मोनोगैमी। क्यों इंग्लिश में बताना पड़ रहा है? क्योंकि इंग्लिश में प्रश्न पूछ लिया गया था सीधा देवनागरी में लिख के, हिंदी में नहीं दिया था एकल विवाह बोल के, क्या नाम से दिया था? मोनोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? साली या पत्नी भगिनी विवाह। पत्नी भगिनी विवाह मतलब पत्नी भगिनी, भगिनी मतलब बहन, पत्नी की बहन क्या होती है? साली। तो साली या पत्नी भगिनी विवाह। अगर कोई वही स्त्री कर रही है तो देवर या पति भातृ विवाह, मतलब पति के भाई से, छोटे भाई से विवाह करना, देवर विवाह। एकल विवाह मतलब कोई एक व्यक्ति अपने पति या पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात अपने भाई या बहन से, माफ करो, पति के भाई से या पत्नी की बहन से शादी कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एकल विवाह, एक समय में एक ही से कर रहा है। वही बहुविवाह पॉलीगैमी कहलाता है, पॉलीगैमी। इसके अंतर्गत आता है बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। कोई एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक से विवाह कर लेगा, उसको पॉलीगैमी बोलेंगे। क्लियर? देखो बहुविवाह हो सकता है क्या? पॉलीएंड्री, पॉलीजीनी, मोनोगैमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आंसर है 1 और 2। देखो 1 और 2, पॉलीएंड्री और पॉलीजीनी किसको बोलेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो लिखा है। बहुपति विवाह को बोलते हैं पॉलीएंड्री। बहुपति विवाह मतलब कोई एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर ले एक ही समय में, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। बहुपति बहुविवाह के अंदर आ रहा है, एक से अधिक एक समय में विवाह कर रहे हैं। ठीक है, और वही कोई महिला, सॉरी कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर ले एक ही समय में, उसको बहुपत्नी विवाह कहेंगे, जिसको बोलते हैं पॉलीजीनी। तो ये बहुविवाह के ही अंदर आ रहा है। तो क्या प्रश्न है? बहुविवाह हो सकता है, पॉलीगेमी क्या क्या हो सकता है? पॉलीएंड्री हो सकता है क्या? जी हाँ, पॉलीएंड्री हो सकता है। ये देखो, जब एक कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर रही है, हो सकता है। पॉलीजीनी, पॉलीजीनी बिल्कुल हो सकता है, बहुपत्नी विवाह, एक कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक महिला से विवाह कर रहा है, पॉलीजीनी, तो ये भी हो सकता है। मोनोगैमी, मोनोगैमी होता ही नहीं, मोनोगैमी मतलब एक एकल विवाह हो सकता है, होता है, जबकि यहाँ तो बहुविवाह बोला जा रहा है, तो ये तीसरा नहीं होगा। तो आंसर 1 और 2। क्लियर हुआ? ठीक, चलो आगे देखें। अधिमान्य विवाह, प्रिफरेंशियल मैरिज जनजातियों में होता है। कौन किससे कर सकता है उसको प्रिफरेंशियल मैरिज बोलते हैं, अधिमान्य विवाह कहते हैं। जैसे देखो, ममेरे और फुफेरे भाई बहन में विवाह होता है, इसको दूध लौटावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज, इंग्लिश में नाम ध्यान रख लेना, क्रॉस कैरेज मैरिज, क्रॉस कजन। कजन मतलब कजन किसको बोलते हैं? ममेरे फुफेरे चाचा के भाई बहन को कजन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कजन मैरिज। मौसेरे और चचेरे भाई बहनों का विवाह, इसको बोलते हैं पैरेलल कजिन मैरिज। साली और भाभी विवाह को बोलते हैं लिवरेट मैरिज। तो देखो, निम्नलिखित विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? पैरेलल कजिन, पैरेलल कजिन में आएगा मौसेरे और चचेरे भाई बहन, बताया मैंने। क्रॉस कजिन में आएंगे ममेरे फुफेरे भाई बहन से विवाह, और लेवरेट साली या भाभी से विवाह कर लेना, उसको बोलते हैं लेवरेट। तो ये तीनों आएंगे, मोनोगैमी नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बोल रहे अधिमान्य विवाह में? तो मोनोगैमी नहीं है, मतलब डी नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस कारण आपको बता रहे हैं ऐसा। तो क्लियर विवाह के बारे में, जनजातियों में कौन कौन सा होता है, उसको इंग्लिश में नाम क्या है। ठीक, चलो बढ़े आगे, आइए। तो ये सभी विवाह को देख लेते हैं। अभी मैंने इसको जनजातियों के हिसाब से क्लासीफाई किया, पहले सभी जनजातियों, गौड़ जनजाति में जो जो प्रकार के विवाह होते हैं उसको देख लेते हैं। पहले दूध लौटावा, चढ़ विवाह, हल्दी सींचना, चूड़िया पहनाना, लमसेना, चरघिया या सेवा विवाह, इसके अलावा पठौनी। आइए सबके बारे में विशेष देखते हैं। दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे भाई बहन में जो विवाह होता है उसको बोलते हैं दूध लौटावा। ठीक है, चढ़ विवाह सामान्य विवाह है। चढ़ विवाह जो है, यहां पर क्या करते हैं, लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाके रहने लगती है, मतलब लड़के के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब उसके सिर के ऊपर चढ़ जाती है कि विवाह करो, ऐसा करके ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं चढ़ विवाह। प्रेम संबंध में भागकर शादी कर लेना, लव मैरिज, ये इसको बोलते हैं हल्दी सींचना। क्या करती है लड़की, लड़के के घर में रात में जाती है, उसके ऊपर हल्दी चावल छींच देती है। ठीक है, काम खत्म, शादी करना पड़ता है, भागकर शादी करना पड़ता है, घर वाले राजी नहीं होते तो। गौड़ में होता है चूड़िया पहनाना, औरत की विधवा होने पर देवर से विवाह, चूड़िया पहनाना। मान लेते देखो किसी की मृत्यु हो जाती है पति की, तो चूड़ी तोड़ेगी वो, मतलब चूड़ी हटा देगी, वापस से चूड़ी पहनाएंगे, मतलब देवर से विवाह करा देंगे, वापस विवाह हो रहा है, तो चूड़ी पहनाना इस तरीके से ध्यान रखना, गौड़ में होता है। ये सब गौड़ जनजाति की विवाह है। लमसेना, चरघिया, सेवा विवाह, सबका अलग अलग नाम है एक ही। मतलब क्या करता है, लड़का लड़की से शादी करने से पहले लड़का जो है
अपने ससुराल में, मतलब लड़की के घर में जाके पहले सास ससुर को इंप्रेस करता है, उसकी सेवा करता है, और फिर जब प्रसन्न हो जाते हैं सास ससुर, लड़की के माता पिता, तब वो लड़की के माता पिता लड़के से विवाह करा देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वधू मूल्य चुकाना। यहां उल्टा होता है, दहेज में क्या होता है? लड़की भी देते हैं और दहेज भी देते हैं। वहां उल्टा होता है, लड़की दे रहे हैं तो कुछ मूल्य देना पड़ेगा, इसको वधू मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और ऐसे लड़के को जो जाके ससुराल में सेवा कर रहा है शादी से पहले, उसको लमसेना बोलते हैं। उपनाम चरघिया, घरजन या घरजिया भिजवार में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम है, होता है, ये अलग ट्रेंड है। ठीक है, मतलब आपका जो ये दहेज प्रथा उससे उल्टा है, लड़के को देना पड़ेगा कुछ वधू मूल्य। पठौनी विवाह, लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है, लड़के की विदाई होती है, उल्टा जैसे हमारे समाज में चलता है उससे उल्टा, उसको बोलते हैं पठौनी। ठीक, गोण के लिए दो और देख लीजिए, एक होता है पायसोतूर जिसको बोलते हैं अपहरण, अपहरण करके अगर कोई विवाह कर लेता है उसको पायसोतूर बोलते हैं। भगेली विवाह, लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहने लगती है, एक हमने एक और देखा था। ठीक है, तो उसको भगेली विवाह कहते हैं। गोनम, अब कोरकू जनजातियों में विवाह देखो, एक होता है गोनम, वधु मूल्य चुकाना। अब देखो एक लमसेना में वधु मूल्य चुका रहे, ठीक है, वैसे ही यहां पर गोनम नाम से जो कोरकू में होता है, वधु मूल्य चुका कर शादी करेंगे। वर के परिवार द्वारा दहेज दिया जाता है, लड़के के द्वारा दहेज दिया जाता है यहां पर, इसको बोल रहे हैं गोनम विवाह। ठीक है, वर के लिए वधु खोजने के लगाए व्यक्ति को चिथोड़िया कहते हैं। वधु खोजने की यह क्रिया, जब लड़की ढूंढने की क्रिया बाली ढूंढना कहते हैं। और गोनम किसको बोलते हैं? वधु मूल्य चुका रहे हैं ना, कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ जो भी किसी भी रूप में अनाज दे रहे हैं, मतलब दहेज दे रहे लड़के लड़कियों को, उसको गोनम कह रहे हैं। लम सेना, सेवा विवाह, कोरकुओं में भी होता है। क्या है प्रॉपर्टी आपको पता है, जाके सेवा करना है पहले सास ससुर की, लड़कों को, लड़कियों को नहीं। ठीक, पलायन विवाह कोरकू में भी होता है, पलायन मतलब भाग के शादी कर लेना। घर घुस्सी विवाह नाम से क्लियर है, कोरकू में होता है, लड़की लड़के के घर जाके जबरदस्ती रहने लगती है। ठीक है, उसको घर घुस्सी विवाह कहते हैं। कोरकू में दो और देख लीजिए, पाटो विवाह, आटो साटो विवाह। पाटो विवाह, विवाहित स्त्री का पुनर्विवाह, मतलब वो विवाहित है, विधवा नहीं हुई है, फिर से विवाह हो जाए कोरकू में, उसको पाटो विवाह बोलते हैं। आटो साटो, बिना गोनम के विवाह, मतलब बिना वधु मूल्य के अगर कोई विवाह हो जाए, बिना किसी दहेज लेन देन के, कोई किसी को नहीं देगा, उसको आटो साटो। आटो साटो बराबर हो गया, ना तुम उसको दो ना मैं तुमको दूंगा, आटो साटो बराबर, कोरकू में होता है। ठीक है, अब बैगा जनजातियों में होने वाले विवाह में बात करेंगे। चढ़ विवाह, चोर विवाह, ले भागा भागी विवाह। ठीक है, उधरिया विवाह, लमसेना। लमसेना तो आपको पता है। उधरिया विवाह में विवाहित लड़की अपने पति को छोड़कर किसी अन्य प्रभावशाली या धनवान व्यक्ति से शादी कर ले, उधरिया। ठीक है, उसका पति उधार नहीं ले पा रहा था, मतलब ऐसे कर लो, उधार नहीं ले पा रहा था या उधार से डूब गया था, तो दूसरे धनवान से शादी कर ली, उधरिया विवाह। चोर ले भागा भागी विवाह, लड़का लड़की से घर से भाग जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, घर वालों द्वारा मना कर लाया जाता है और फिर शादी करवाया जाता है, इसको बोलते हैं चोर विवाह, ले भागा भागी विवाह। ले भागा भागी चल रहा है लेकिन विवाह करवा दिए घर वाले वापस बुलाकर, ले भागा भागी बैगा में। चढ़ विवाह देख लो, ठीक है, उसके बारे में विशेष बातें हैं, एक बार पढ़ लो। ठीक, पैठुल विवाह, बैगा जनजाति में कुंवारी लड़की रात्रि में लड़के के घर घुस जाती है, लड़के के ऊपर हल्दी, जैसे हमने गोड़ में हल्दी सींचना देखा था ना, वैसे यहाँ पर उसको पैठुल बोलते हैं। उठवा विवाह, लड़की वाले अपने रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर जाते हैं, शादी का पूरा खर्च लड़के वाले उठाते हैं, इसको बोलते हैं उठवा विवाह, बैगा में हो रहा है। हो गया। अब अन्य जनजातियों में देखो, कोरवा में होता है ढुकू विवाह या हट विवाह, लड़की लड़के के यहाँ जबरदस्ती रहती है। देखो विशेषता में आपको बहुत सारी मिलती जुलती है, लेकिन अलग अलग जनजातियों में होने की वजह से नाम अलग अलग है। पूछ लेगा कुछ भी पूछ लेगा, एक एक बार रिविजन कर लेना। तीर विवाह होता है, बिंजवार में आपको बताए थे। अर ऊतो या अर ऊनो, विधवा विवाह, बिंजवार में उसको अर ऊतो बोल देते हैं। ठीक, पारिंधन या क्रय विवाह, खैरवार जनजाति में नाम है, मतलब वर द्वारा उपहार देकर, वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है तब। गंधर्व परजा जनजाति में होता है, लड़की के विवाह से पहले अगर गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद जब विवाह होता है, गर्भवती होने के बाद, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं परजा जनजाति में। गुरावट विवाह, विनिमय विवाह, ये पूरे छत्तीसगढ़ में होता है। मतलब मान लेते हैं कि एक भाई बहन है और किसी दूसरे घर में भाई बहन है, तो इधर के भाई का उधर की बहन के साथ शादी, उधर के भाई का इधर की बहन के साथ शादी, इसको गुरावट बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ में चलता है, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में। रसोई घर का नामकरण आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक, भुंजिया के रसोई घर, मतलब किचन का नाम होता है लाल बंगला। कैसे याद रखोगे? भुंजिया, भुंजा के जर के, भुंजाने के बाद लाल हो जाता है कोई चीज ना, फिर काला होता है बाद में, तो भुंजाया लाल हो गए, लाल बंगला किचन को बोल रहे हैं। अबूझ माड़ी अपने किचन को अंगादी बोल रहे हैं, ठीक है। पारधी अपने किचन को माई घर बोल रहे हैं, जहां खाना बनाते हैं। बैगा अपने घर को रांधड़ घर बोल रहे हैं। रांधना, रांधना, रांधना मतलब पकाना। कहाँ रांधेगा बैगा? रांधड़ घर में। माड़िया अपने किचन को बोलते हैं रांधा लोना। दोरला अपने किचन को बोलते हैं ओजल। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भगाऊंगा मैं भाई अभी।
ड्यूरेशन ज्यादा जा रहा है वीडियो का, फिर रिवीजन करने में आपको ही तकलीफ होगी, थोड़ा मुझे भगाना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जनजातियों में प्रमुख प्रचलित नृत्य सब जानते होगे, इसमें एक एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी चलूंगा दोस्तों। ठीक है, कर्मा, बैगा, गोंड, उरांव, बिंजवार, कमार, इन सभी जनजातियों में 5 जनजातियों के नाम ध्यान रख लेना। बैगा, गोंड, उरांव, बिंजवार, कमार, सभी में कर्मा नृत्य होता है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी बोलते हैं, इतने जनजाति करते हैं इसके कारण। ठीक है, कर्मा को विजयदशमी से अगले वर्षा ऋतु के पहले तक, विजयदशमी मतलब दशहरा से शुरू होगा, वर्षा ऋतु के जस्ट पहले तक ये चलता है, और मुख्य रूप से दिवाली के दिन होता है ये, महिला पुरुष दोनों इसको करते हैं। ये फोटो देख पा रहे हो कर्मा नृत्य का। ठीक, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैत्र माह की पूर्णिमा को सरहुल पर्व के अवसर पर किया जाता है। साल वृक्ष में पौधे फूल आते हैं। ठीक है, ये देखो सरहुल पर्व को साल फूलों का पर्व भी कहा जाता है, साल पेड़ में फूल आते हैं, उस पर मनाया जाता है सरहुल पर्व। नृत्य किया जाता है सरहुल नृत्य, जनजाति उरांव, सरना देवी। क्लियर सब कुछ, बढ़े आगे। चलिए फ्रेंड्स, अटारी नृत्य भूमिया बैगा लोग करते हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल, डायरेक्ट पूछ देगा ना लोग हड़बड़ा जाएंगे। बैगा में भी कौन, भूमिया बैगा, भूमिया बैगा। ठीक है, और उरांव के लोग भी करते हैं, बघेलखंड क्षेत्र में, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उत्तरी और पश्चिमी छत्तीसगढ़। इस नृत्य में एक पुरुष कंधे पर 2 व्यक्ति आरूढ़ होकर नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, एक पुरुष के कंधे पर 2 व्यक्ति खड़े होकर डांस कर रहे हैं, अटारी नृत्य बोल रहे हैं उसको। दमनच, दम निकलते तक नाचा, कहां पर, पहाड़ में। पहाड़ में कौन सी जनजाति, कोरवा, पहाड़ी कोरवा। ठीक, तो कोरवा जनजाति के लोग पहाड़ में दम निकलते तक नाच रहे हैं, दमनच नृत्य बोलेंगे उसको। भयानक या खतरनाक नृत्य होता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। लेकिन बढ़े, रिवीजन करते जाओ। थापटी, इसी को ढांढल नृत्य भी बोलते हैं, थापटी या ढांढल, कोरकू जनजाति में, कोरकू। ठीक है, जब वो कोयला खोद रहे हैं ना, कोरकू जनजाति जमीन को खोदने का कार्य करते हैं, कोयला नहीं माफ करो, जमीन को खोदने का कार्य करते हैं कोरकू जनजाति। जमीन को जब खोद रहे हैं ना, तो थपट थपट आवाज आ रहा है, ऐसा करके कर लो जैसा करना। वैशाख महीने में इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति मेघनाथ खंभ की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट बताया था, कोई भी नृत्य करने से पहले भी जो एक स्तंभ या खंभ गाड़ेंगे, तो मेघनाथ खंभ कौन स्थापित करेगा, कोरकू जनजाति। थापट नृत्य, ढांढल नृत्य। ये देखो वही अगला ही पॉइंट बना के लिख दिया अलग से, लेकिन अलग से नहीं करके एक ही कर लेना, थापटी और ढांढल एक ही है। कोल दहका कौन जनजाति करेगा, बोलो नाम से क्लियर है, कोल जनजाति। इसी को कोल्हाई नाच भी कहते हैं। क्लियर, कोल दहका, कोल्हाई नाम से क्लियर हो जाएगा। बिल्मा से बैगा, बिल्मा बैगा, बिल्मा बैगा, बिल्मा बैगा हो गया याद। बिल्मा से याद क्या याद आएगा आपको, बैगा। बैगा और गोंड की जोड़ी नहीं छूटती भाई कभी भी, ठीक है ना, बैगा और गोंड की जोड़ी नहीं छूटती, तो दोनों को ध्यान रखना है बिल्मा नृत्य के संबंध में। कब, बिल्मा जो है विजयदशमी, बिल्मा विजय, बिल्मा विजय, बिल्मा नृत्य विजयदशमी, ऐसा। क्लियर, नृत्य करते हुए अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं ये। परघौनी नृत्य, परघौनी, परघाते किसको बोलते हैं, जब बारात आती है दूल्हे परघाते हैं ना, ये बारातियों को परघाते हैं द्वार पे, ठीक है, तो उस समय जो नृत्य किया जाएगा परघौनी नृत्य। ये कहां पर होता है, बैगा जनजातियों में, विवाह के अवसर पर परघाने के समय। बढ़ते हैं आगे, ये क्या है, ददरिया नेत्र नृत्य, नृत्य लव्स ददरिया, ठीक है, मतलब एक तरीके से कृषि से संबंधित है, ज्वार जवारा, मतलब देखो बोते हुए महिलाएं दिख रही है, इसको ददरिया बोलते हैं, बैगा जनजाति करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मतलब ये श्रृंगार परक नृत्य है एक तरीके से, ऐसा इसको ध्यान में रख लो, श्रृंगार परक, लव एकदम से नहीं बोलूंगा, ठीक है। बैगा जनजाति, ये भी ध्यान रखना, ददरिया। आगे बढ़े, डंडा या सैला एक ही चीज है, डंडा या सैला नृत्य गोंड बैगा प्रधान, कार्तिक माह से फागुन तक। कार्तिक से मतलब, कार्तिक मतलब कौन सा महीना जिसमें दिवाली पड़ती है, फागुन मतलब जहां पर होली, तो दिवाली से होली करके ध्यान रख लो, तब तक डंडा या सैला नृत्य किया जाएगा, केवल पुरुषों द्वारा। डांडिया का रूप है, क्योंकि नाम देखो डंडा है, डंडा पकड़कर नृत्य करते हैं, और डंडा पकड़ के एक नृत्य किया जाता है जो भारत में प्रसिद्ध है, गुजरात का डांडिया, है ना। तो भले ही इसको नवरात्रि में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक से लेकर फागुन तक कर रहे हैं, डंडा पकड़कर, केवल पुरुषों द्वारा डंडा या सैला नृत्य कहते हैं। चूंकि डंडा पकड़ के कर रहे हैं, तो मुकुटधर पांडे ने इसको डंडारी नृत्य का रूप है ये, लेकिन मुकुटधर पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ का रास कहा है। क्या कहा है, छत्तीसगढ़ का रास कहा है। अब रास क्या है, लोक नाट्य है, लेकिन मुकुटधर पांडे ने डंडा या सैला नृत्य को रास कहा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रहना चाहिए। फाग क्या चल रहा है, फाग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है बोलते हैं ना, तो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। कब, होली में, ठीक है, फॉग चल रहा है, फॉग। फाग नृत्य से ध्यान रख लेना, होली, बैगा और गोंड साथ साथ रहने वाले हैं।
दो व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे, हाथ में लकड़ी की चिड़िया आदि लेकर नाचते हैं, मनोरंजन करते हैं, बाजा बजाते हैं। भड़म नृत्य, भारिया। देखो भारी चीज जो है वो अगर जमीन में गिरेगी या कोई भारी चीज अगर बार बार कोई भारी व्यक्ति जमीन में बार बार कूदेगा तो भड़म भड़म आवाज आएगा ना, तो ऐसा ध्यान रखना। भड़म से भारिया। सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह नृत्य है, विवाह के समय होता है। कोशिश कर रहा हूं मैं आपको किसी तरीके से याद करा दूं। सैतम नृत्य भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सैतम केवल महिलाओं द्वारा है, ध्यान रखें, भारिया जनजाति की। ठीक है। बार नृत्य कंवर जनजाति करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। माघ महीने में एक समूह नृत्य जो 5 वर्षों के अंतराल पर कंवर जनजाति द्वारा माघ के महीने में आयोजित होता है। भीम देवता की स्थापना कर उनके चारों ओर कंवर समुदाय के लोग नृत्य करते हैं। लगातार 12 दिनों तक चलता है। हर एक विशेष बात को ध्यान रखना इसमें। ठीक। दंडारी नृत्य भतरा जनजाति होली के अवसर पर, दंडारी, डंडा नृत्य अलग है, दंडारी अलग है भाई, ध्यान रख लेना। डंडारी, इसी को डंडारी भी कह सकते हो, लेकिन एक जो आपने डंडा या सैला नृत्य देखा था उससे ये अलग है। ये भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डंडा या सैला नृत्य से अलग है दंडारी नृत्य। 15 दिनों तक चलता है लगातार। सेमल वृक्ष की डाल काटकर स्तंभ के रूप में पहले गाड़ते हैं, उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं। तो सेमल वृक्ष की टहनी, सेमल स्तंभ, ये भी देखा आपने। जनजाति भतरा, क्लियर। भाटा खाई नृत्य भतरा जनजाति, तो एक साथ भतरा जनजाति, बैगा जनजाति, ये सब ना बहुत सारे नृत्य आ रहे हैं इनके, एक साथ लिख लो आप, क्लियर। विवाह मंडप में तेल हल्दी के रस्म के समय होता है। यह रस्म नृत्य दोरला जनजाति में भी प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मांदरी नृत्य जिसको मरमपाटा नृत्य भी कहते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। मनोरंजन के समय घोटुल के बाहर होता है। महिलाएं जब इस नृत्य को करती है ना तो इसको चिटकुल बोलते हैं, जबकि पुरुष इसको करते तो मरमपाटा बोलते हैं। बात समझ में आया? मरमपाटा नाम क्यों? इसको चिटकुल भी कर देना, ऐसा चिटकुल। महिलाएं करेंगी तो चिटकुल, पुरुष करेंगे तो मरमपाटा, और कंबाइंड फॉर्म में इसको मांदरी नृत्य, क्योंकि यहां पर जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज किया जा रहा है वो मांदर वाद्य यंत्र है। कक्सार नृत्य मुड़िया अबुझमाड़िया करते हैं। धार्मिक पर्व है उस समय जो नृत्य कर रहे हैं कक्सार, ये पर्व भी है नृत्य भी है कक्सार जो है, ठीक, पर्व में भी देखेंगे। घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना करते हुए नृत्य किया जाता है। ए बाल तोर ए बाल मोर, ए बाल तोड़ ए बाल मोर, कौन बोल रहा है? मुड़िया बोल रहे हैं। मुड़ी में है ए बाल मोर, मुड़ी में है ए बाल मोर, तो ए बाल तोड़ करके ध्यान रखना मुड़िया से, क्लियर। मड़ई महोत्सव के अपने देवता अंगादेव को कंधे पर, अंगादेव बताया लकड़ी के बनाए जाते हैं। चलायमान देव स्थान है ये, चलायमान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान करके चलायमान बोल रहे हैं, तो उसको उठाकर ये नृत्य किया जाता है मड़ई महोत्सव में, जिसको बोलते हैं ए बाल तोड़। पुष्कलंगा पूछ चुका है, या इसको पुष्कोलांग भी बोलते हैं, पुष्कोलांग। मुड़िया जनजाति, पुष का अर्थ होता है पौष महीना, पौष महीने में करते हैं। कलंगा का अर्थ होता है लकड़ी। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, चेलिक द्वारा, मतलब कुत्ते को साथ लेकर जाते हैं, नृत्य करते हैं लकड़ी पकड़कर। पौष महीने में नाम है पुष्कलंगा नृत्य, केवल पुरुषों द्वारा। ये ध्यान रखना, केवल पुरुष केवल महिलाएं, इसको स्पेसिफाई किया हूं, बाकी जो दोनों द्वारा किया जाता है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। रीलो नृत्य या रैला नृत्य मुड़िया जनजाति मनोरंजन नृत्य है। रीलो गीत जो है मुड़िया जनजाति का वैवाहिक गीत है एक, ठीक है। हुल्की पाटा मुड़िया में होता है, सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। गेड़ी नृत्य या डिटोंग, ये देखो गेड़ी नृत्य कर रहे हैं, गेड़ी में चढ़कर, ये गेड़ी है ना भाई, है ना, कब चलते हैं? हरेली में, ठीक। तो मुड़िया प्राय सभी जनजाति करते हैं, वैसे हरेली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल गेड़ी पे चढ़कर, इसमें गीत नहीं गाया जाता, केवल नृत्य किया जाता है, वाद्य यंत्र जरूर बजेंगे, ठीक है। घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति में होता है मृत्यु के अवसर पर, ये जो देख रहे हो घोटुल पाटा है, मृत्यु के अवसर पर होता है, खास बात ध्यान रख लेना, मृत्यु के अवसर पर भी नृत्य हो रहा है। माओ पाटा ये एक शिकार के समय किया जाने वाला नृत्य है मुड़िया जनजाति में, तो मुड़िया का भी बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बहुत सारे नृत्य आ गए आपके लिए, ठीक भाई। बढ़े आगे, चलिए। छेरता नृत्य मुड़िया जनजाति, पौष महीना, छेरछेरा के उत्सव, छेरछेरा घर के धानला हेर हेरा, बच्चे मांगने आते हैं ना, तो उस समय की बात कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से 3 साल तक पुष्कोलांगा नृत्य कर विधिवत विसर्जन करने के बाद कोई गांव अगले 3 साल तक छेड़ता नृत्य करने का अधिकारी होता है। ये विशेष बात है, मेंस के लिए सब काम आएगा, केवल प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम के हिसाब से नहीं है, मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारा। कोकटी घोड़ा नृत्य इंपॉर्टेंट, अबुझमाड़िया जनजाति के लोग करते हैं यात्रा पर्व के समय, यात्रा मतलब यात्रा होती है स्थानीय भाषा में। चीते का मुखौटा पहनकर युवक युवतियों पर झपटते हैं, ऐसा छेड़खानी करते हैं। चलो आगे। बाइसन हार नृत्य या गौर नृत्य, बाइसन मतलब एक जंगली भैंसा जैसा जानवर होता है, बड़ा सा भैंस बाइसन होता है वो, उसके सींग वाले
मतलब टोपी को पहनकर, ठीक है, सींग को पहनकर, ये देख रहे हो, ये उस समय जो नृत्य करते हैं उसको गौर नृत्य बोलते हैं। इस बाईसम को गौर भी कहा जाता है, ठीक है। दंडामी माड़िया करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंचा पर्व के समय विवाह के अवसर पर यह होता है। गौर के सींग को लगाकर संसार का सबसे सुंदर नृत्य, इसको किसने कहा? वेरियर एल्विन ने कहा, वेरियर एल्विन ने कहा। इस वीडियो का ड्यूरेशन में मात्र 2 घंटे ही रखूंगा, उसके आगे एक्सीड होगा तो इसको दूसरे पार्ट में बनाकर दे दूंगा, जो पोर्शन छूटेगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगा अपने आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, उसको इंस्टॉल कर लेना। वहां पर फ्री बैचेस है, निःशुल्क गाइडेंस बैच के नाम से, प्लस साइन दिखाई देगा, बैच वाले सेक्शन में जाकर ऐड करना, सीजीपीएससी प्री 2022 ऐड टाइप करना और रिक्वेस्ट सेंड कर देना। बैच का रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, आपको ऐड कर लेंगे, उस बैच के अंदर आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा, पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परब नृत्य धुरवा जनजाति कैसे याद रखोगे? देखो, इसको याद करने का तरीका मुझे पता है। परब धुरवा है ना, धूप करके ध्यान रखना, धूप, धूप, जादू आ गया, धूप, तो धूप से धुरवा, प से परब, धूप, परब धुरवा, करेक्ट। आयोजन अधिकतर मड़ई अवसर पर होता है। सैन्य नृत्य भी कहते हैं इसको, पूछ देगा परब नृत्य क्या है? सैन्य नृत्य है। परेड जैसा नजर आता है, परेड, ठीक है, पिरामिड बनाकर करते हैं, महिलाएं भी करती है इसको। यहां पर ये गलत फहमी मतलब है ना कि पिरामिड बनाना पड़ रहा है या सैन्य नृत्य तो केवल पुरुष करेंगे, महिलाएं भी करती है इसको। पेडुल या पेंडुम, इसको पेंडुम नृत्य भी बोल देते हैं, पेडुल भी बोल देते हैं। दोरला जनजाति, देखो कैसे याद करते हैं, इसका भी तरीका है। एक ऐसी पेंडुलम वाली घड़ी आती है, पेंडुलम होता है जो इधर से इधर क्या करता है? दोलन करता है। दोलन मतलब ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट, दोलन। पेंडुलम घड़ी होता है ना, पेंडुलम वाली दोलन करती, दोलन ऑसिलेट करती है। तो दोलन से दोरला कर लेना और दोरला से पेंडुम याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेंडुलम इधर उधर हो रहा है, क्लियर। तो पेंडुम नृत्य या पेडुल नृत्य दोरला जनजाति विवाह के अवसर पर होता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। मेंढकी नृत्य धुरवा जनजाति में होता है, इंपॉर्टेंट, मेंढकी नृत्य ये एक खेल नृत्य है। जनजाति नृत्य हो गया दोस्तों, अच्छे से कराया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट ट्रिक जो भी बताने की कोशिश की, मतलब मुझे लगा वो मैंने बताया आपको। बढ़े आगे, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गीत, कर्मा गीत, अगर नृत्य क्लियर है तो गीत भी हो जाएगा। कर्मा गीत बैगा उराव मुंडा कमार गोण इसके लिए हमने नृत्य भी देखा। कर्मा नृत्य के समय कर्म देवता को प्रसन्न करने ये किया जाता है। ये एक वीरन गीत है, कमार गीत का हिस्सा है। अगर नृत्य कर लिया ना तो बहुत सारे गीत भी उससे संबंधित, कुछ कुछ अलग भी है। फाग गीत फाग नृत्य से संबंधित है, पर्व भी है। इसके बारे में और कुछ बताऊं? जरूरत ही नहीं है। जिस समय फाग नृत्य करते गीत गा रहे हैं वो फाग गीत होगा। गौरी गौरा गीत ये इंपॉर्टेंट है, गोंड जनजाति में होता है, कार्तिक महीने में दिवाली के समय, दिवाली के समय, ठीक है। शिव पार्वती का विवाह समारोह होता है, पूजा अर्चना की जाती है, बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में, पूरे अंचल में। गोणी गीत, गोंड जनजाति के द्वारा वृद्ध महिला द्वारा 1 माह के बच्चे को माता पिता को उसे घोटुल लाने के लिए उपदेश स्वरूप गाया जाता है गोणी गीत, वृद्ध महिला द्वारा, ठीक है। मतलब 1 महीने का जो बच्चा हो जाता है ना, उसको घोटुल लाने के लिए उनके माता पिता को उपदेश देते हुए महिला गा रही है कि आपको अपने बच्चे को घोटुल लाना है, तो वो गीत जो गा रही है गोणी गीत कहलाएगी, वृद्ध महिला। लिंगोपाटा, प्रधान जनजाति, इंपॉर्टेंट है ना, लिंगोपाटा, बहुत सारे लोग इसको मुड़िया जनजाति करेंगे, प्रधान जनजाति होगा। ये गोंड जनजाति के इतिहास से संबंधित गीत है, इंपॉर्टेंट। बीरम गीत, इसको देवार गीत के नाम से भी जानते हैं, खाना बदोश देवार जाति की स्त्रियों द्वारा ये गाया जाता है, नाम है देवार गीत या बीरम गीत। लुचकी गीत हलबा जनजाति में होता है, नदी घाटी में घूमते समय या मछली पकड़ते समय गा लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लुचकी गीत, ठीक। धनकुल जगार, ये एक पारू में भी पढ़ते हैं, बस्तर अंचल में हलबा और भतरा जनजाति के द्वारा गायन की भाषा हल्बी होती है इसमें, धनकुल जगार या जगार गीत की। वाद्य यंत्र, धनकुल वाद्य यंत्र जिसमें मटकी, सूपा, बांस की खपच्ची मतलब लकड़ी, धनुष से मिलाकर एक वाद्य यंत्र बना होता है जिसको धनकुल वाद्य यंत्र बोलते हैं। धनकुल वाद्य यंत्र निम्नलिखित 4 जगारों के गायन में बजाया जाता है। 4 गायन होते हैं या 4 पर्व मतलब इवेंट इसमें शामिल होते हैं, आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार या बाली जगार, यानी सॉरी चारों इसमें इवेंट शामिल होते हैं और गाना बजाया जाता है। वर्तमान में लक्ष्मी जगार, तीजा जगार और बाली जगार का आयोजन होता है, ठीक है। मतलब ये एक पर्व भी है, एक गीत भी है, इसमें वाद्य यंत्र भी बजाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 इवेंट हो रहे हैं, मेन बोला जा रहा है, लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, बाली जगार। ये अलग अलग स्टेज हैं इस पूरे पर्व की। यह सामूहिक रूप से मनाया जाता है। जगार से आशय सांस्कृतिक जागरण से है, सांस्कृतिक जागरण, जगार मतलब होता है जागरण, राज जागरण, जागरण करके ये पर्व मनाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, क्लियर, जिसमें बस्तर के सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश, धार्मिकता, पौराणिक कथाएं, व्याख्यान आदि को पेश किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट संपूर्ण जानकारी।
सॉरी, माफ कीजिए, बढ़े आगे, बस थोड़ा सा और। अच्छा खासा हम पहुंच चुके हैं, 60 स्लाइड हो चुका है लगभग। रीलो या रैला गीत, नृत्य भी देखे थे। मुड़िया माड़िया जनजाति वैवाहिक गीत है ये। परिणय के समय, परिणय पाणी ग्रहण, माफ करो परिणय नहीं, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण माता पिता के हाथ में, ठीक है, हाथ देकर जल वगैरह डाला जाता है, उसको पाणी ग्रहण, मतलब एक तरीके से कन्यादान के समय कह सकते हो, ठीक है। पुरुष और महिला द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। लिंगोपेन गीत, मुड़िया जनजाति लिंगोपेन गीत। लिंगो धरती का मालिक, ये लिंगोपेन कौन है, बार बार देख रहे हैं भाई, धरती के मालिक हैं ये, ठीक है, उनकी स्तुति में गाया जाता है। घोटुल पाटा, मुड़िया जनजाति मृत्यु के अवसर पर जो नृत्य कर रहे हैं उसी समय जो गीत गा रहे हैं उसको बोलेंगे घोटुल पाटा गीत। करसना पाटा, ये एक खेल गीत है, खेल गीत। हल्बा माड़िया जनजाति में होता है, ठीक है। 2 दलों में सवाल जवाब के तौर पे होता है, केवल युवतियां करती है। 2 दल बनाए लिए जाते हैं, मतलब एक तरीके से अंताक्षरी जैसा ही है, अंताक्षरी जैसा है, अंताक्षरी करसना पाटा। तालुर मुंते गीत, ये एक मातृ गीत है, मातृ को समर्पित गीत है तालुर मुंते गीत, भगवान से संबंधित है। भगवान भी देखा था हमने तालुर मुंते अबुझ माड़िया के, ठीक। मरम पाटा गीत एक प्रकार का गीत है, मरम पाटा, ठीक है। और ये जहां पाटा पाटा आता है या तो अबुझ माड़िया होंगे या मुड़िया होंगे, बस्तर के होंगे। हुल्की पाटा बस्तर। लेंजा गीत, ये किसी भी समय गाया जा सकता है, यह एक विशुद्ध हल्बी गीत है। इसके बारे में केवल इतनी जानकारी, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी उतनी ही उपलब्ध है, ओके। तारा गीत, नई फसल आने पर तारा गीत, उसी को यदि पुरुष गाते हैं तो छेड़ता गीत, तारा गीत छेड़ता गीत। अगर महिलाएं गाएंगी तारा गीत, पुरुष गाएंगे उसी दिन छेड़ता गीत। अवसर क्या है, नई फसल आने पर, कब, पौष पूर्णिमा, दोनों का अवसर पौष पूर्णिमा, ये रात्रि में, ये कभी भी, नवयुवक द्वारा। नई फसल आने पर, देख लो ये दो, इसमें भी लिख लो पौष महीना, क्लियर। छेड़छेड़ा भी कहा जाता है। बालक बालिकाओं की टोलियों द्वारा नगरों गांवों में जाकर कई दिनों तक हर्षोल्लास के साथ गाकर नई फसल जो आती है उसको दान में मांगा जाता है और दिया भी जाता है दान, है ना। ये सब जगह प्रसिद्ध है, प्रचलित है। हमारे द्वारा हमारे घर में भी बच्चे आते हैं देने के लिए, हम देते हैं। बड़ा अच्छा पर्व है, बच्चे आते हैं। श्रृंगार परक वैवाहिक गीत है कोटनी गीत। लग्न के मुहूर्त पर स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गाते हैं। इस गीत में उड़िया भतरी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बढ़े आगे। चैत परब, बस्तर में स्त्री पुरुषों के बीच प्रतिद्वंदता का गीत है। ये भी एक अंताक्षरी का रूप है, देखो प्रतिद्वंदता, स्त्री पुरुष गा रहे, एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री, बारी बारी से प्रतिद्वंदता, कंपटीशन चल रहा है, अंताक्षरी चल रही है। चैत परब, ठीक है, क्लियर है। अंगूठी प्राप्ति से होती है समाप्ति, बोल रहे हैं चैत्र माह की रातों में गाया जाता है। बस्तर को उड़ीसा की देन है, ये भतरी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, उड़ीसा से लिया गया है तो भतरी का प्रभाव देखने को मिलता है। भतरी जो बोली है उसमें किसका प्रभाव, उड़िया का, बस। बिना नृत्य और वाद्य यंत्र के होता है, श्रृंगार परक गीत है ये, क्लियर है भाई। कैसे बताओगे तुम। चलो जनजातीय पर्व, अब पर्व की बात कर लेते हैं फटाफट। सरहुल पर्व, यार नृत्य देख लिया, गीत देख लिया, जनजाति के संबंध में देख लिया कुछ, अब बहुत सारी चीजें जो है मिलती जुलती रहेगी। देखो जैसे सरहुल तिहार, कुछ कुछ देखो, उड़ाओ सरगुजन चल में कब, बता दिए, साल वृक्ष पर पुष्प आने से, है ना। माटी तिहार, इसके बारे में देखो, बस्तर के सभी जनजाति में लगभग माटी तिहार मनाया जाता है। बस्तर की होली बोलते हैं। महीना है इसका चैत्र, देखो चैत्र के साथ एक साथ आने वाले पर्व बता रहे हैं। चैत्र आपने हेडिंग डाल दिया, इसमें जितने भी चैत्र महीने में पर्व आ रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। महिलाओं का प्रवेश इसमें वर्जित होता है, केवल पुरुष मनाते हैं। बस्तर की होली जरूर है लेकिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है जब ये मनाया जा रहा होता है। पृथ्वी या मिट्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये पर्व मनाया जाता है। बस्तर का प्रथम तिहार इसको बोलते हैं, तिहार। छत्तीसगढ़ी में त्योहार को तिहार बोलते हैं। अगला बहुत प्रसिद्ध त्योहार है बस्तर का गोबर बोहरानी। ग्राम देवी की पूजा करते हैं। ग्राम देवी परिसर में, ग्राम की देवी गांव की देवी होती है, वहां पर परिसर में अस्त्र शस्त्रों को ले जाया जाता है, माफ करो अस्त्रों को नहीं, शस्त्रों को ले जाया जाता है, जैसे कुल्हाड़ी हो गए, तीर हो गए, बाण हो गए, इसको ले जाया जाता है, उसकी पूजा करते हैं। शस्त्रों की पूजा करने के बाद शस्त्र को लेकर जंगल शिकार करने जाते हैं। जो भी शिकार करके लाते हैं उसको लाके पकाकर खाते हैं। गोबर के लिए एक गड्ढा खाना जाता है, उसमें गोबर रखते हैं। 10 दिन तक गोबर वहां पर खाद बन जाता है। उसी गोबर को खाद के रूप में खेत में ले जाकर छिड़काव करते हैं, वही है गोबर बोहरानी। चैत्र महीने में ही मन रहा है, ये सब चैत्र महीने का है, क्लियर। चैत्र में मनेगा चैत्राई पर्व बस्तर संभाग में, इसके बारे में आपने देखा। चैत पर्व, ठीक, चलो। वैशाख महीने में मनाया जाएगा आखा तीज। आखा तीज महिलाओं को इसके बारे में पता होगा, सिंपल वैशाख महीना में आखा तीज मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। ज्येष्ठ या जेठ, ठीक है, भीमा जात्रा पर्व मनाया जाता है। भीमसेन इंद्रदेव की पूजा करते हुए अच्छी वर्षा की कामना करते हो, ठीक।
आषाढ़ में मनाया जाएगा गोंचा पर्व। गुंडीचा महोत्सव इसका पुराना नाम है। माड़िया जनजाति में बस्तर अंचल आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम देव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। रथ यात्रा निकाली जाती है इस समय। प्रसिद्ध है गोंचा पर्व। बीज बोहरानी कोरवा जनजाति में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बीज बोहरानी कोरवा जनजाति में होता है। कृषि के दौरान इसका आयोजन होता है। अगला पर्व है सावन में, अगला महीना आ गया सावन, महीने के हिसाब से भी बता रहे हैं। अम्मूस तिहार, अम्मूस तिहार कब मनाया जाएगा? हरेली के दिन। हरेली अमावस्या होते ही सावन की, उसी दिन बस्तर में अम्मूस तिहार मनाया जाता है। हलवा भतरा जनजाति में प्रसिद्ध है। यहां पर जड़ी बूटी से पशु चिकित्सा का प्रावधान किया जाता है इस त्योहार में। ठीक। भादों में धनकुल या तीजा जागार मनाया जाता है। तीजा जागार या धनकुल जो पर्व गीत हमने देखा था, वही सारी बातें इसमें है। शिव पार्वती की पूजा स्वरूप है। ठीक। भतरा हलवा जनजाति ध्यान रख लेना। कर्मा देखो ये पर्व भी है, और क्या बताऊं बार बार, केवल उराव लिखा है इसमें, सभी वो 5 जनजाति शामिल कर लेना जो आपने देखा है कर्मा गीत नृत्य में। ठीक है। भादो मास में सरगुजा क्षेत्र में मनाते हैं, बस लिखा हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्र में भी मना लिया जाता है। नवाखानी गोंड और भतरा जनजाति में प्रसिद्ध है। नए फसल आने पर उपनाम है पंडुम, उपनाम है पंडुम, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है बस्तर में। कुंवार, कुंवार महीना कोरा पर्व मनाया जाता है कोरवा जनजाति के द्वारा। नाम से कोरवा को करके ध्यान रहेगा। कृषि के दौरान आयोजित ये पर्व है। ठीक। कार्तिक महीने में दियारी पर्व मनाया जाता है, जिस दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। पशुओं को खिचड़ी खिलाई जाती है पूजा अर्चना करके। पशुओं को, पशु मतलब पूजा धन, पशुधन, पूजा धन नहीं पशुधन। ठीक है। पशुधन की पूजा करके पशुओं को खिचड़ी खिलाते। दियारी पर्व बस्तर में। हम जो जनरली हिंदू मनाते हैं, क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। ठीक है, उसी दिन उसी समय। गौरी गौरा दिवाली के दिन गोंड जनजाति शिव पार्वती की पूजा हमने देखा भी था गीत के समय। ठीक है। पौष तारा छेड़ता पर्व बार बार देख लिया। पुपुल साड़ बस्तर अंचल में वही छेड़ता पर्व छेड़छेरा पर्व बार बार कर रहे हैं। पुपुल साड़ भी उसी को बोल लेते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना, ये अलग है। ठीक। माघ महीने में धेरसा पर्व मनाया जाता है कोरवा जनजाति में। कृषि के दौरान आयोजित होने वाला ये पर्व है धेरसा पर्व, कोरवा जनजाति। कुछ में अगर कम जानकारी है तो केवल ये जानकारी पर्याप्त होगी कि ये पर्व कौन सी जनजाति में मनाया जाता है और कौन से महीने में मनाया जाता है। क्लियर। आमा खाई गोंड जनजाति में मनाया जाता है। आम फलने के बाद पूजा किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। फागुन महीने में मेघनाथ पर्व गोंड कोरकू भारिया जनजाति में फागुन महीने में मनाया जाता है, क्योंकि फागुन में आ रहा है। ककसाड़ परब, ककसार नृत्य, ककसार गीत बार बार देख चुके हैं, बार बार कितना बताए, ये लाइन बस आप एडिशनल ध्यान रख लो। मड़ई उसी समय मुड़िया और माड़िया जनजातियों के द्वारा ही अंगादेव की पूजा करते हुए मनाया जाता है। माफ करो। ठीक है, अंगादेव। ठीक है, चलो अन्य में देखिए बाली परब भतरा जनजाति इंपॉर्टेंट है। भेड़ से प्राप्त अनाज, देखो यहां पर ना देवी आरूढ़ होती है महिलाओं पे, घर घर उनको विजिट कराया जाता है, एक यात्रा जैसा निकलता है। वहां पर जो देवी आरूढ़ होती है उनको ना अनाज टोकरी में अनाज दिया जाता है भेंट स्वरूप। उसी अनाज को ना छोटे टोकरी में बो दिया जाता है, उससे बाली निकलती है। बाली मतलब हरा पौधा, उसको बाली बोल रहे हैं, वहीं से नाम पड़ा बाली परब। इस पर्व में भीमा देव विवाह भी करवाया जाता है, ये भी ध्यान रख लो, है ना। सेमल स्तंभ स्थापित किया जाता है, ये भी ध्यान रख लो, भतरा जनजाति है। भगोरिया तिहार भील जनजाति मनाती है, ऊपर कोरिया जिले में। नृत्य देवता की पूजा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। नृत्य देवता की पूजा किस पर्व में होती है? भगोरिया तिहार में। कौन जनजाति मनाती है? भील जनजाति। कप्पल पेंडुम दोरला जनजाति अच्छी वर्षा की कामना करने हेतु यह पर्व मनाया जाता है, कप्पल पेंडुम। क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गया नृत्य, गीत, पर्व, सब कुछ। अब थोड़ा सा रह जा रहा है क्या? अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011 के हिसाब से प्रश्न इसमें से आएगा ही आएगा। फटाफट एक डेटा देख लेते हैं। ठीक है, देखो जनजातियों की कुल जनसंख्या आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 78.22 लाख, छत्तीसगढ़ में बता रही है। ठीक है, एक एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। और पुरुष जनसंख्या इतनी, महिला जनसंख्या इतनी, 38 लाख करके कर लेना, इतना ध्यान रहेगा तो भी एग्जाम में बन जाएगा। प्रतिशत, छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6.2%। कुल जनसंख्या मतलब देश की कुल जनसंख्या नहीं, देश की कुल जनजाति जनसंख्या, देश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6.2% है दोस्तों। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या जो है 30.62, जितनी भी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवासरत है उसकी 30.62% जनजाति है। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये हमने अभी देखा, ये हम जानते हैं। राज्य की कुल जनजाति प्रतिशत का 56% गोंड जनजाति है। सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति गोंड देखा, कितना प्रतिशत? 56। क्लियर? राज्य की कुल जनसंख्या का 17.57% जनसंख्या गोंड जनजाति का है। राज्य की कुल जनसंख्या का, यहां पर देखो
कुल जनजाति जितनी है उसका अकेला 56% गौण, राज्य की जितनी भी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 17.57% गौण, दोनों में अंतर। क्लियर? राज्य के 10 ऐसे जिले जहां की आधे से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। इसका क्रम इस प्रकार है, ऐसे जिले जहां की जनसंख्या आधे से अधिक जनजातियों की है, ये 10 जिले आपको ध्यान में रख लेने हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक और क्षेत्र बोलते हैं, देखो माडा पॉकेट, माडा पॉकेट, पॉकेट नहीं, माडा पॉकेट। ये भी ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा है कि कितने ऐसे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, माडा पॉकेट। ये भी एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर जनजातियों की संख्या अधिक होती है, जनजातियों की संख्या अधिक होती है, उसको माडा पॉकेट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखो जनजाति लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का लिंगानुपात सेक्स रेशियो है 1020, ग्रामीण लिंगानुपात 1021। संपूर्ण जनजातियों के संबंध में ध्यान रखना भाई, शहर में जनजातियों की लिंगानुपात जो है वो 9 से 99। 27 जिलों के आधार पर ही डेटा पूछा जाएगा, वही बता रहा हूं आपको 2011 के हिसाब से। सर्वाधिक दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की है जनजातियों में लिंगानुपात 1067, सबसे कम है रायपुर में, ऑलरेडी देखा आपने 974। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों के आधार पर 1000 से अधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 21 है। अगर पूछ, ध्यान रख लो, ऐसे कितने क्षेत्र हैं, कितने जिले हैं जहां पर 1000 से अधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है? 21। जनजाति जनसंख्या, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला क्षेत्र जशपुर, आपको पहले ही बताया, और सबसे कम बेमेतरा। यहां रायपुर न्यूनतम लिंगानुपात के तौर पर, जनसंख्या के तौर पर सबसे कम बेमेतरा। प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या बात करें जनजातियों की तो सबसे अधिक है सुकमा में, सबसे कम है रायपुर में। प्रतिशत के हिसाब से रायपुर में बहुत कम है, 4.3%। डेटा भी दिख लेना थोड़ा। ठीक, साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। कुल साक्षरता दर है जनजातियों में 59.09। पुरुष कितना, महिला कितना, एक एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, औसत साक्षरता दर 27 जिलों के आधार पर सबसे अधिक साक्षरता दर है जनजातियों में बालोद में, और सबसे कम साक्षरता दर है जनजातियों में सुकमा में। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की बात करें, अब अलग अलग इसमें क्लासिफाई कर दिया, अलग से पुरुष साक्षरता करोगे तो केवल टॉप का कर लेना, मतलब एक एक ही बता रहा हूं आपको। वैसे महिला में भी जनजातियों में साक्षरता दर के लिए न्यूनतम और सर्वाधिक कहां पर है बताया, जिलों के। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जनजाति बोला जाता है हलबा को। आर्थिक रूप से भी सबसे ज्यादा समृद्ध हलबा ही है, सबसे साक्षर भी हलबा ही है। 2011 के हिसाब से ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिक डेटा ही है। सबसे अधिक साक्षर जनजाति हलबा, दूसरे नंबर पे प्रधान, तीसरे नंबर पे उराव। ठीक, विशेष देख लो, सबसे बड़ी जनजाति गोंड, सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया, आर्थिक रूप से समृद्ध हलबा, सबसे साक्षर भी हलबा, सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध मुड़िया, और सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति भतरा। अब आप बोलेंगे सर भतरा तो सेवक होते हैं, तो क्या हुआ, सेवक है तो उच्च नहीं हो सकते क्या सामाजिक दृष्टि से? बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। सर अगर ये सेवक है तो सामाजिक दृष्टि से उच्च कैसे हुए? सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भतरा को मानी जाती है, भले ही सेवक है, ये ध्यान रख लेना। आइए जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक, देखो पुस्तक भी है सामने आपके फोटो। वेरियर एल्विन की बहुत सारी पुस्तकें हैं, इसको तो भूलना ही नहीं है भैया। जाकर बस गए थे ये जनजाति क्षेत्र में, वहां की महिला से विवाह भी किया, पूरे जनजाति के रहन सहन परंपरा को समझा, वैसा जीवन अपनाया। चलिए वेरियन एल्विन की बुक देखते हैं, द मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, द गौर, ठीक है, द गौर, द अगरिया, द बैगा। तो ये द करके जितने भी है सब जो बुक है वेरियर एल्विन के हैं। ठीक है, मारिया मर्डर एंड सुसाइड भी इनकी बुक है। अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, ये भी इनकी बुक है, ये देख लो, वेरियर एल्विन लिखा भी हुआ है। ये बुक है कौन सा, मुड़िया और देयर घोटुल्स। एस.सी. राय की बुक है, ठीक है, इनका पूरा नाम है शरद चंद्र राय। द बिरहोर, बिरहोर मतलब ऊपर की तरफ की जनजाति, वो दे रहे हैं एस.सी. राय। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन राय दे रहे हैं जनजातियों के लिए? एस.सी. राय। कौन सी जनजाति ऊपर की तरफ? बिरहोर, ऐसा ध्यान रख लो। श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे, एक एस.सी. राय है, एक एस.सी. दुबे है। एस.सी. राय जो है राय दे रहे हैं बिरहोर के बारे में, दुबे जी जो है वो बता रहे हैं कमार के बारे में। ठीक है, और कमार कहां मिलेगी? गरियाबंद। गरियाबंद की तरफ कौन घूम रहे हैं? एस.सी. दुबे जी। ऊपर की तरफ बिरहोर की तरफ कौन घूम रहे हैं? एस.सी. राय जी। ठीक, ऐसा ध्यान रख लो। जॉर्ज ग्रियर्सन दिया द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, ये देखो क्लियर, ये कौन दे रहा है? सर ग्रियर्सन, ग्रिक्सन लिखा है ऐसा। ठीक है, चल। टीबी नायक, द भील ऊपर कोरिया तरफ, टीबी नायक, नायक जी घूम रहे कोरिया तरफ। द अबूझमाड़ियास, 12 भाई बिंजवार। ठीक है, ये सारे बुक दिया टीबी नायक ने। दयाशंकर नाग ने दिया द ट्राइबल इकोनॉमी। दयाशंकर दया दिखा रहे हैं इकोनॉमी में, दया दिखा रहे हैं इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में, तो वो लिख दिया उन्होंने द ट्राइबल इकोनॉमी। बैगांव पर आधारित बुक है।
श्याम राव द प्रधान लिख रहे हैं, श्याम राव प्रधान, ठीक है। WS ग्रिफिथ द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और LP विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या लिख रहा है, भारतीय आदिवासी, उसकी संस्कृति सामाजिक पृष्ठभूमि, ऐसा करके कर लो, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी है, एक एक बार आपको रीड कर लेना है। कितने अनुसूचित पूर्ण रूप से जिले हैं, 16, आंशिक रूप से 6, क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कौन कितने ग्राम है, ये सब आप एक बार देख लेना। ये सारी चीजें एक एक बार कभी पूछी गई है, एक एक बार आपको बस देखना है डेटा, ठीक है। काफी कुछ कवर हो चुका है, अब मैं थोड़ा देख आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आदिवासी उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले डायरेक्ट पूछ देता है 25, ठीक है। माडा पाकेट जो मैंने आपको बताया वो है 9, लघु अंचल है 2। ये सबको संपूर्ण जो जानकारी है जनजाति के संबंध में पूछा है इससे, तो आपको ऐड करा के बता रहे हैं। अभिकरण, कितने अभिकरण है, केंद्रीय अभिकरण 6 है, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी, एक बैगा विकास अभिकरण, बैगा कहां मिलेगी, कबीरधाम में, तो ये अभिकरण कहां मिलेगा, कबीरधाम में। विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ मुड़िया, सबके आगे यही जुड़ा हुआ है, विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया का विकास अभिकरण जहां ये पाई जाएगी वहां पर होगा, नारायणपुर में। कमार विकास अभिकरण जहां ये पाए जाते हैं वहां होगा, गरियाबंद में। पहाड़ी कोरबा जहां ये पाए जाते हैं वहां होगा, कहां, अंबिकापुर क्षेत्र में। पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का कंबाइन अभिकरण है जो होगा जशपुर में, ये बस आपको एडिशनल ध्यान रखना है, बाकी जहां वो मिल रही है वहीं पर होगा अभिकरण। विशेष पिछड़ी बैगा और बिरहोर एक साथ है, ये है बिलासपुर में, इसको भी आपको थोड़ा सा एफर्ट करके ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। राजकीय अभिकरण, राज्य द्वारा जो अभिकरण है वो 2 है। पंडोप विकास अभिकरण सूरजपुर में है, जबकि पंडोप मिलती है सरगुजा में, अंबिकापुर में, लेकिन है ये अभिकरण सूरजपुर में, ऐसा करके ध्यान रख लो। भुंजिया विकास अभिकरण है गरियाबंद में, क्योंकि भुंजुआ जो जनजाति है वो गरियाबंद में पाई जाती है। बस थोड़ा सा और, बस लगभग खत्म कर चुके हैं दोस्तों वीडियो सक्सेसफुली। अनुसूचित जनजाति के संबंधित संवैधानिक प्रावधान एक एक बार पढ़ लेना, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बोला गया है, ये इसको एक एक बार पढ़ के जाना है एग्जाम में, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फैक्ट है, चूंकि छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र जो है रायपुर में ही है, ध्यान रख लेना, अटल नगर। इसकी स्थापना हुई 2 सितंबर 2004 में। देश में 15वें क्रम का ये जनजातीय अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है जनजातियों के संबंध में, ट्राइबल रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में रायपुर में है। 2 सितंबर 2004 को इसकी स्थापना हुई, 15वें क्रम का है ये। अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है। ये अभी अभी बनाया गया है, इसके पहले जो भी हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया भूपेश बघेल सरकार ने, और 27 फरवरी 2019 को 3 प्राधिकरण बनाए। एक बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 27 फरवरी 2019 को जगदलपुर इसका मुख्यालय बनाया गया, इसका सचिव बनाया गया बस्तर के कमिश्नर को, आयुक्त को। दूसरा सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसका भी सेम डेट है, अब सरगुजा बोल रहे तो अंबिकापुर होगा मुख्यालय। सरगुजा संभाग के जो कमिश्नर होंगे वो इनके सचिव होंगे। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 27 फरवरी 2019, एक्चुअली 4 बनाए, सॉरी माफ करना, ठीक है 4 हो गए अभी तक, शुरू में 3 एक साथ बनाए। रायपुर में, मध्य क्षेत्र का रायपुर में, रायपुर संभाग के जो कमिश्नर थे वो इनके सचिव हुए। और एक बाद में जाकर 26 अगस्त 2020 को बनाया, ठीक है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, रायपुर में ही बनाया संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लेकर। ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के जनजाति के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपके रिवीजन के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों तक, आपसे आग्रह है, मेरा मेहनत है, ठीक है। जानकारी मैंने नहीं बनाई है, लेकिन हाँ जुटा के अरेंज करके आपके सामने तो लाया, मैंने मेहनत की है काफ़ी, और ये मेहनत से ज़्यादा आप लोगों के हित को ध्यान में रखे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो उसका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच।